हेलो नमस्कार प्यारे कृषि योद्धाओं। आप सबका एक बार फिर से सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है एवं अभिनंदन करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई में ज़बरदस्त तरीके से व्यस्त होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज अपन बात करने वाले हैं, वो बात करेंगे ORT 322 की बात करेंगे। HORT 322 अपने सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का आज अपन पेपर सॉल्यूशन की है वो बात करेंगे और इसके न्यू टाइप सॉल्यूशन है वो बहुत ही जल्द है, वो क्लास वो भी अपलोड कर दी जाएगी। तो आज अपन इसके है वो पेपर सॉल्यूशन की बात करते हैं, प्रिंसिपल्स ऑफ फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। इसके पेपर सॉल्यूशन पिछले अपन 4 से 5 साल के पेपर सॉल्यूशन करेंगे। इस सब्जेक्ट के अंदर पेपर सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह सब्जेक्ट है, इसके अंदर अपन प्रैक्टिकल है वो नहीं लगता है, थ्योरी सब्जेक्ट है, तो इनमें अपन को पासिंग मार्क्स मिनिमम है वो 40 नंबर लाने हैं। वैसे आप इस क्लास को देखते हो तो आपके है वो 70 नंबर से ऊपर नंबर आएंगे, लेकिन मिनिमम अपन को 40 नंबर तो इसमें लाने हैं। तो ये सब्जेक्ट अपने उस दृष्टि से भी है वो इम्पोर्टेंट रह जाता है इसका अपन को पेपर सॉल्यूशन। तो अपन को है वो इस क्लास को लास्ट तक देखना है, अपने दोस्तों के पास में वो शेयर करना है और क्लास अच्छी लगे तो आपको कमेंट भी करना है, क्लास का रिव्यू जरूर देना है। और चैनल पे नए हो आप तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दो, ताकि कोई भी नई क्लास आती है तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुरू करते हैं अपने आज की क्लास को। एक बार फिर आपको बोल रहा हूँ कि अगर आप अपने दोस्तों के पास शेयर नहीं की है तो क्लास को अभी जल्दी से शेयर कर दीजिए। अपन बात करने वाले हैं 2019-20 के पेपर सॉल्यूशन की। कौन से पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे स्टूडेंट्स? 2019-20 के पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे और अपने इसमें पहला क्वेश्चन है डेफिनेशन का। क्या डिफाइन द फॉलोइंग, यानी कि निम्नलिखित को परिभाषित कीजिए। इसमें अपने पहले डेफिनेशन है वो है मिलार्ड रिएक्शन। क्या है स्टूडेंट्स? मिलार्ड रिएक्शन। मिलार्ड रिएक्शन या मिलार्ड अभिक्रिया के बारे में अपन पहले है वो पढ़ चुके हैं, अपने हॉर्टिकल्चर सब्जेक्ट थी 321, उसके अंदर है वो अपन पढ़ चुके हैं। एक बार पुनः देखते हैं कि मिलार्ड अभिक्रिया एक गैर एंजाइमेटिक बराउनिंग प्रक्रिया है। कैसी है स्टूडेंट्स? मिलार्ड रिएक्शन है, ये मिलार्ड रिएक्शन गैर एंजाइमेटिक बराउनिंग प्रक्रिया है। कैसी? गैर एंजाइमेटिक बराउनिंग प्रक्रिया है, यानी कि बिना किसी एंजाइम की सहायता से ये कोई भी अपना खाद्य पदार्थ होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है। कैसा हो जाता है स्टूडेंट्स? ब्राउन कलर का हो जाता है, भूरे कलर का हो जाता है, बिना किसी एंजाइम की प्रक्रिया से, रिएक्शनों के द्वारा। ये एमिनो अम्ल और इंड्यूसिंग शर्करा के बीच उच्च तापमान पर होती है। मिलार्ड अभिक्रिया है, मिलार्ड अभिक्रिया किनके बीच में होती है स्टूडेंट्स? तो एमिनो अम्ल के बीच में होती है। किसके बीच में होती है? एमिनो अम्ल के बीच में। एमिनो अम्ल, एमिनो एसिड और किसके बीच में होती है? रिड्यूसिंग शर्करा। कौन सी शर्करा है स्टूडेंट्स? रिड्यूसिंग शर्करा है। एमिनो अम्ल और रिड्यूसिंग शर्करा के बीच में उच्च तापमान पर होती है, हाई टेम्परेचर पर है ये अभिक्रिया होती है। यह अभिक्रिया भोजन को सुनहरा रंग और विशिष्ट स्वाद देती है। क्या होता है इस रिएक्शन के? भोजन को है वो सुनहरा रंग प्राप्त होता है और विशिष्ट स्वाद है वो भोजन में आता है। जैसे भुनी हुई रोटी यहाँ पकौड़ी होती है, इसके अंदर ब्राउनिंग होता है, वो गैर एंजाइमेटिक होती है, इससे मिलार्ड रिएक्शन के द्वारा होती है। ये खाद्य प्रसंस्करण में स्वाद और सुगंध निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मेलार्ड रिएक्शन है स्टूडेंट्स, ये फूड प्रोसेसिंग के अंदर फूड प्रोसेसिंग करते हैं अपन, खाद्य प्रसंस्करण करते हैं, तो उस दौरान है वो भोजन को स्वादिष्ट और भोजन को सुनहरे रंग का, यानी कि दिखने में अच्छे रंग का है वो बनाती है, सुगंध और स्वाद है वो बढ़ाती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की। अगला अपना रिएक्शन है स्टूडेंट्स मेल न्यूट्रिशन। क्या है मेल न्यूट्रिशन या कुपोषण की? कुपोषण क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन क्या होता है? जब शरीर को आवश्यक मात्रा में पोषक तत्व नहीं मिलते हैं या असंतुलित आहार मिलता है तो उसे कुपोषण कहते हैं। कुपोषण क्या होता है स्टूडेंट्स? जब शरीर को, कोई भी अपने शरीर है, उस शरीर को है वो संतुलित मात्रा के अंदर आवश्यक पोषक तत्व है वो नहीं मिलते, आवश्यक पोषक तत्व होते हैं वो नहीं मिलते, या फिर है असंतुलित आहार मिलता है। कैसा मिलता है स्टूडेंट्स? असंतुलित आहार मिलता है, संतुलित मात्रा में आहार नहीं मिलता है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं? कुपोषण के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं स्टूडेंट्स? कुपोषण के नाम से जानते हैं। और कुपोषण 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? कुपोषण के प्रकारों की बात करें तो 2 प्रकार का होता है। पहला होता है अल्प पोषण और दूसरा होता है अति पोषण। क्या होता है स्टूडेंट्स? अल्प पोषण और अति पोषण। अल्प पोषण का मतलब होता है कि भोजन होता है वो कम मात्रा में मिलता है, पोषक तत्व कम मिलते हैं, और अति पोषण का मतलब होता है पोषक तत्वों की मात्रा है वो शरीर के अंदर बढ़ जाती है। ये बच्चों, गर्भवती महिलाओं और रोगियों में अधिक पाया जाता है। अगर मैं बात करूं कुपोषण के स्टूडेंट्स, तो कुपोषण होता है वो छोटे बच्चों और प्रेग्नेंट लेडीज होती है उनके अंदर, और बीमार व्यक्ति होते हैं, उन बीमार व्यक्तियों के अंदर कुपोषण की समस्या ज्यादा पाई जाती है। इसकी वजह से उनका शारीरिक विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। शरीर की है वो शारीरिक विकास है वो रुक जाता है, फिजिकल डेवलपमेंट रुक जाता है,
रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कम हो जाती है, डिजीज रेजिडेंस कैपेसिटी के अंदर कमी आती है, और उनके अंदर क्या होता है, स्वास्थ्य पर होता है, हेल्थ पर है वो नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। अब बात करते हैं अपन नेक्स्ट, अपनी अभिक्रिया है, नेक्स्ट डेफिनेशन है कि जेल क्या होता है। क्या स्टूडेंट्स, जेल, जेल की मैं बात करूं, जेल एक कोलोइडल तंत्र होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, जेल कोलोइडल प्रकृति का होता है। कैसे प्रकृति का होता है स्टूडेंट्स, जेल होता है ये कोलोइडल प्रकृति का होता है, कोलोइडल, जेल कोलोइडल प्रकृति का होता है, जिसमें तरल पदार्थ का फैलाव एक ठोस मैट्रिक्स के में होता है। किसमें होता है, अर्ध ठोस के रूप में तरल पदार्थ होता है, फैलता है वो अर्ध ठोस के रूप में, ठोस मैट्रिक्स के रूप में वो फैलता है। ये अर्ध ठोस रूप में होता है। कैसे होता है स्टूडेंट्स, अर्ध ठोस रूप में होता है, सेमी सॉलिड प्रकृति का होता है। जेल होता है वो किस प्रकृति का होता है स्टूडेंट्स, तो जेल होता है वो सेमी सॉलिड प्रकृति का होता है। पानी को अपनी संरचना में वो समाहित करता है, पानी होता है, पानी को अपनी संरचना के अंदर, यानी पानी जेल के अंदर है वो मिल जाता है। एग्जाम्पल की बात करें तो जेली, एग व्हाइट कुक होने पर, एग होता है व्हाइट एग होता है वो कुक होने पर या पकने पर पेक्टिन आधारित कोई भी उत्पाद है वो जेल के रूप में होते हैं। ये अर्ध ठोस प्रकृति के होते हैं, ये अपन को ध्यान रखना। अगला है स्टूडेंट्स रेनसिडिटी। क्या रेनसिडिटी, या जिसको अपन तेल वासित होना बोलते हैं, रेनसिडिटी या तेल वासित होना। तेल रेनसिडिटी या तेल वासित होना की बात करें तो तेल और वसा युक्त खाद्य पदार्थों में ऑक्सीकरण के कारण जब अस्वाद और दुर्गंध उत्पन्न होती है तो उसको अपन तेल वासित होना या विकृतिकरण होना या रेनसिडिटी के नाम से जानते हैं। क्या होता है स्टूडेंट्स, अपना तेल ही पदार्थ है, कोई भी तेल या वसा, उस तेल या वसा के अंदर ऑक्सीकरण प्रक्रिया होती है, ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है। किसके कारण, तेल या वसा के कारण ऑक्सीकरण प्रक्रिया, तेल और वसा में ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन प्रक्रिया के द्वारा उनके अंदर क्या हो जाता है, अस्वाद उत्पन्न हो जाता है, अस्वाद उत्पन्न हो जाता है या दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, तो उसे अपन तेल वासित होना या विकृतिकरण कहते हैं। अपन देखते हैं कि अपने घर में घी होता है, रखा होता है, जिस बर्तन के अंदर, बर्नी के अंदर घी रखा रहता है, उस बर्नी को अगर अपन काफी समय तक खुला छोड़ देते हैं तो उस बर्नी से घी से दुर्गंध आने लग जाती है, तो वो ऑक्सीकरण प्रक्रिया के द्वारा कारण है वो होता है, जिसको अपन रेनसिडिटी के नाम से वो स्टूडेंट्स जानते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे। बात करते हैं अपन नेक्स्ट डेफिनेशन की। और रेनसिडिटी होती है, ये दो प्रकार की होती है, विकृतिकरण दो प्रकार का होता है, एक तो होता है हाइड्रोलिटिक और एक तो होता है ऑक्सीडेटिव रेनसिडिटी। हाइड्रोलिटिक और ऑक्सीडेटिव, ऑक्सीकरण और अनापचय। हाइड्रोलिटिक ये वसा की गुणवत्ता और उपयोगिता को कम करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, वसा की गुणवत्ता होती है, क्वालिटी होती है, उस क्वालिटी को कम करता है, और यूटिलिटी को यानी उपयोगिता को है वो भी है वो स्टूडेंट्स इस रेनसिडिटी के कारण होती है, वो कम होती है। अब अपना अगला देखते हैं PUFA, पूफा, PUFA। इसकी बात करें तो ये होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या होता है स्टूडेंट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्या स्टूडेंट्स, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, पूफा होता है वो होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के नाम से है वो, अपन इसको जानते हैं। और अपन बात करें स्टूडेंट्स बात करते हैं पूफा की, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होता है, और इसका पूर्ण रूप होता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसमें दो या अधिक डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, इन एसिड के, ये फैटी एसिड होते हैं, वसीय अम्ल होते हैं। क्या होता है, वसीय अम्ल होता है, और वसीय अम्ल के अंदर डबल हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है स्टूडेंट्स, डबल है वो बॉन्ड पाया जाता है, डबल बॉन्ड पाया जाता है, सॉरी हाइड्रोजन मुंह से निकल गया, ये डबल बॉन्ड है वो पाया जाता है। ये आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं, जैसे ओमेगा 3 और ओमेगा 6 जो शरीर में नहीं बनते और भोजन से प्राप्त होते हैं। पूफा होते हैं पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इनके अंदर डबल बॉन्ड होते हैं, और ये आवश्यक वसीय अम्ल होते हैं। इनका निर्माण शरीर के अंदर नहीं होता है, भोजन के साथ में ये शरीर में ग्रहण किए जाते हैं, जैसे ओमेगा 3, ओमेगा 6। ये हृदय स्वास्थ्य, मस्तिष्क कार्य और सूजन नियंत्रण में सहायक होते हैं। हृदय स्वास्थ्य, मस्तिष्क सूजन, हृदय स्वास्थ्य, शरीर सूजन और मस्तिष्क के कार्य में वो ये नियंत्रण होते हैं। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, फोर्थ क्वेश्चन अपना, इसमें अपन बात करते हैं अंतर के बीच में। अगर मैं बात करूं अंतर की, तो इसमें अपन को पूछा गया है पैस्चुराइजेशन और स्टेरिलाइजेशन, यानी कि पाश्चुरीकरण और निर्जमीकरण में अपन को अंतर बताना। क्या स्टूडेंट्स, कि पाश्चुरीकरण क्या होता है, पाश्चुरीकरण, और अब मैं बात करूं तो अपन को अंतर बताना है निर्जमीकरण।
इन दोनों के बीच में वो अंतर डिफरेंट बताना है स्टूडेंट्स, पैस्चुराइजेशन एंड स्टेरिलाइजेशन। पाचुरीकरण की बात करें तो पाचुरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें तरल खाद्य पदार्थों को नियंत्रित तापमान लगभग 60 to 85 डिग्री सेल्सियस पर कुछ समय तक गर्म करके अधिकांश हानिकारक सूक्ष्म जीवों को नष्ट किया जाता है। पाचुरीकरण की बात करें स्टूडेंट्स तो पाचुरीकरण के अंदर अपन क्या करते हैं, न्यूनतम तापमान रखते हैं, नियंत्रित तापमान रखते हैं पदार्थों का लगभग 60 to 85 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा जाता है और कुछ समय तक के लिए रखते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए रखते हैं। जिससे क्या होता है, किसी भी खाद्य पदार्थ के अंदर हानिकारक जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं स्टूडेंट्स, हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, हानिकारक माइक्रो ऑर्गेनिज्म नष्ट हो जाते हैं। पाचुरीकरण प्रक्रिया के द्वारा सिर्फ हानिकारक ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही नष्ट होंगे, हानिकारक सूक्ष्म जीव नष्ट होंगे। यह एक निश्चित नियंत्रित तापमान में वो की जाती है 60 to 85 डिग्री सेल्सियस के अंदर। जबकि निर्जमीकरण प्रक्रिया खाद्य या उपकरणों को इतनी उच्च ताप पर गर्म या अन्य विधियों से उपचारित करती है जिससे सभी सूक्ष्म जीव और उनके बीजाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन या निर्जमीकरण के अंदर क्या करते हैं अपन स्टूडेंट्स, 100 डिग्री सेल्सियस से उच्च तापमान रखते हैं, तापमान होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से उच्च रखते हैं। जिससे क्या होता है, सभी प्रकार के जीवाणु बीजाणु नष्ट हो जाते हैं। लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के जीवाणु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के जीवाणु है वो स्टेरिलाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा नष्ट हो जाते हैं। इनके बीजाणु होते हैं, स्पोर होते हैं, वो भी है स्टूडेंट्स नष्ट हो जाते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की, सॉरी अपन नेक्स्ट डिफरेंट देखते हैं। तो अपन स्टेरिलाइजेशन के अगर मैं बात करूं पाचुरीलाइजेशन की, पाचुरीकरण के अपन तापमान रखते हैं वो रखते हैं 72 डिग्री सेल्सियस 15 सेकंड। अगर अपन ने 72 डिग्री सेल्सियस तापमान रखा है तो अपन रखेंगे 15 सेकंड तक। कितने सेकंड रखेंगे स्टूडेंट्स खाद्य पदार्थ को, 15 सेकंड तक है वो 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर है वो रखते हैं। इस विधि को बोलते हैं HTST। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, HTST। HTST यानी कि हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। तापमान उच्च रखते हैं और समय है वो कम रखते हैं, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। HTST का फुल फॉर्म होता है हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, यानी कि तापमान उच्च रखेंगे और कम समय के लिए रखेंगे, लगभग 72 डिग्री सेल्सियस 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए वो अपन रखते हैं। और दूसरी अपनी एक विधि आती है LTLT, लॉन्ग टेम्परेचर लो टाइम। क्या स्टूडेंट्स, लॉन्ग टेम्परेचर लो टाइम। लॉन्ग टेम्परेचर लो टाइम के अंदर अपन है वो 63 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पदार्थ को 30 मिनट तक रखते हैं। कितना रखते हैं स्टूडेंट्स, 30 मिनट तक रखते हैं। लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम में अपन 63 यानी 63 डिग्री सेल्सियस पर पदार्थ को रखते हैं, खाद्य पदार्थ को, और 30 मिनट के लिए रखते हैं। ये दो विधियां हो गई इसकी। पाचुरीकरण दो प्रकार की होती है, एक होता है HTST और दूसरा होता है LTLT, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, जिसके अंदर अपन 72 डिग्री सेल्सियस तापमान पर पदार्थों को 15 सेकंड रखते हैं। दूसरा होता है LTLT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम, यानी कि 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक अपन पदार्थों को रखते हैं। और स्टेरिलाइजेशन के अंदर 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक परिसर युक्त भाप में वो अपन रखते हैं। कितना, 100 डिग्री सेल्सियस से वो अधिक तापमान रखते हैं, परिसर के साथ में अपन भाप है वो प्रयुक्त करते हैं, ऑटोक्लेव के अंदर रखते हैं। कितना कहाँ रखते हैं स्टूडेंट्स, ऑटोक्लेव मशीन होती है, इस ऑटोक्लेव के अंदर है वो अपन निर्जमीकरण की प्रक्रिया करते हैं, जिसके अंदर 121 डिग्री सेल्सियस तापमान 15 psi दाब रखा जाता है। कितना दाब रखते हैं, 15 psi दाब, और लगभग 30 मिनट के लिए वो रखा जाता है स्टूडेंट्स। ये अपन को ध्यान रखना, ऑटोक्लेव का पूछ सकते हैं। 121 डिग्री ऑटोक्लेव के अंदर अपन पदार्थों का कोई भी अपन उपकरण है, उन उपकरणों को अगर अपन निर्जमीकरण करना चाहते हैं तो 121 डिग्री सेल्सियस तापमान 15 psi दाब और लगभग 30 मिनट के लिए वो पदार्थों को रखते हैं। अब बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। तो पाचुरीकरण में अपन दूध, जूस, बियर आदि का है वो पाचुरीकरण करते हैं। जबकि अगर मैं बात करूं अपन निर्जमीकरण में, तो निर्जमीकरण में चिकित्सक उपकरण, जितने भी चिकित्सक उपकरण है सर्जरी के अंदर काम आते हैं वो, उसके अलावा डिब्बाबंदी, खाद्य, सीरीज आदि का है वो अपन निर्जमीकरण करते हैं। पोषक तत्वों की बात करें तो स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया के द्वारा पोषक तत्व होते हैं वो स्टूडेंट्स कम प्रभावित होते हैं। पाचुरीकरण की प्रक्रिया में, पाचुराइजेशन के अंदर पोषक तत्व होते हैं वो कम प्रभावित होते हैं। पाचुराइजेशन या पाचुरीकरण प्रक्रिया में पोषक तत्वों की हानि कम होती है, जबकि स्टेरिलाइजेशन में कुछ पोषक तत्व होते हैं ये नष्ट हो जाते हैं। स्टेरिलाइजेशन में पोषक तत्वों की होती है वो स्टूडेंट्स अधिक हानि होती है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट डिफरेंट की। अगला अपना डिफरेंट है स्टूडेंट्स असेंटियल एंड नॉन असेंटियल एमिनो एसिड। क्या है स्टूडेंट्स, अपन को डिफरेंट बताना है असेंटियल एंड नॉन असेंटियल एमिनो एसिड के बीच में, कि असेंटियल एमिनो एसिड क्या होते हैं और नॉन असेंटियल एमिनो एसिड क्या होते हैं। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स
एसेंशियल एमिनो एसिड यानी आवश्यक एमिनो अम्ल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड यानी अनावश्यक एमिनो एसिड। तो एसेंशियल एमिनो एसिड वे एमिनो अम्ल है जो शरीर में नहीं बनते हैं तथा इनको भोजन से वो प्राप्त करना आवश्यक होता है। आवश्यक एमिनो अम्ल वे एमिनो अम्ल होते हैं जिनका निर्माण होता है वो शरीर के अंदर नहीं होता है, उसको अपने भोजन के द्वारा शरीर भोजन के साथ में शरीर में वो ग्रहण करते हैं। दूसरे होते हैं अपने नॉन एसेंशियल एमिनो अम्ल जो शरीर में स्वयं संश्लेषित कर सकता है। नॉन एसेंशियल एमिनो अम्ल वो है वो शरीर स्वयं है वो संश्लेषित कर सकता है। अब अपन बात करते हैं इनके संख्या की। तो आवश्यक एमिनो अम्ल 9 होते हैं। कितने होते हैं स्टूडेंट्स? आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं वो 9 होते हैं, लेकिन 12th की अपन आरबीएसई की बुक देखते हैं तो उसके अंदर आवश्यक एमिनो अम्ल अपने 10 लिखे हुए रहते हैं और अनावश्यक एमिनो अम्ल है वो 11 होते हैं, वहां पर है वो 10 लिखे हुए रहे। उसके बाद में अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो आवश्यक एमिनो अम्ल में ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मेथियोनिन, ट्राइप्टोफैन आदि होते हैं वो आवश्यक एमिनो एसिड होते हैं, जबकि एलनिन, ग्लूटामिक, सेरिन, एस्पार्टिक ये होते हैं वो अनावश्यक एमिनो अम्ल होते हैं। अब अपन बात करते हैं इनके स्रोतों की। तो आवश्यक एमिनो अम्ल के स्रोत होते हैं वो दूध, अंडा, मांस, सोयाबीन, दालें होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? आवश्यक एमिनो अम्ल के स्रोत होते हैं अपने दूध हो गया, मांस हो गया, अंडा हो गया, दालें हो गई, ये आवश्यक एमिनो अम्ल के स्रोत है। और अनावश्यक एमिनो अम्ल का है शरीर के द्वारा है वो संश्लेषण किया जाता है, ये अपन को ध्यान रखना है। अनावश्यक एमिनो अम्ल को अपन भोजन के साथ में ग्रहण नहीं करते हैं। अगर मैं बात करूं तो आवश्यक एमिनो अम्ल होते हैं वो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं, ऊतकों की वृद्धि करते हैं। प्रोटीन के संश्लेषण के द्वारा कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा, ऊतकों की वृद्धि होगी, एंजाइम और हार्मोन का निर्माण में सहायक होते हैं। जबकि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं ये ऊर्जा उत्पादन में काम आते हैं। किसमें काम आते हैं? अनावश्यक एमिनो एसिड ऊर्जा उत्पादन में काम आते हैं। उसके अलावा ट्राई एमिशन आदि में वो सहायक होते हैं। ये हो गया अपने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड के बीच में डिफरेंस। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है टिप्पणी करनी है। क्या करनी है स्टूडेंट्स? टिप्पणी करनी है। तो अपने इसमें पहला क्वेश्चन है कि स्टूडेंट्स प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण क्या होती है? प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन के बारे में अपन को बताना है, पीईएम के बारे में बताना है। पीईएम प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण की बात करें तो ये एक ऐसी पोषण संबंधी अवस्था है। प्रोटीन एनर्जी कुपोषण की बात करें तो ये एक पोषण संबंधी अवस्था है जिसमें शरीर को प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की पर्याप्त मात्रा है वो नहीं होती है। क्या स्टूडेंट्स? शरीर को है वो प्रोटीन और ऊर्जा की मात्रा है वो सही समय पर सही मात्रा प्राप्त नहीं होती है। इसमें क्या होता है? शरीर को है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर है वो प्रोटीन तथा ऊर्जा है वो पर्याप्त मात्रा के अंदर नहीं मिल पाता है। उसके अलावा यह स्थिति विशेष रूप से छोटे बच्चों, शिशुओं, गर्भवती महिलाओं और वृद्धों में है वो देखी गई है। यह विकासशील देशों की प्रमुख स्वास्थ्य समस्या है। अगर मैं प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन की बात करूं स्टूडेंट्स, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण, तो ये मुख्य रूप से प्रोटीन और ऊर्जा की कमी के द्वारा उत्पन्न होती है। जब शरीर को पर्याप्त मात्रा के अंदर प्रोटीन और ऊर्जा नहीं मिलती है तो ये है कुपोषण है वो देखा जाता है। और अपन बात करें तो ये मुख्य रूप से छोटे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और शिशुओं को तथा वृद्ध व्यक्ति होते हैं उनके अंदर देखा जाता है। विकासशील देशों के अंदर ये मुख्य समस्या है। पहला इसमें कुपोषण 2 प्रकार का होता है। पहला होता है मारसमस। क्या होता है स्टूडेंट्स? मैरसमस या मारसमस होता है। ये तब होता है जब शरीर को कैलोरी की अत्यधिक कमी होती है। जब शरीर के अंदर ऊर्जा की कमी हो जाती है, ऊर्जा की अत्यधिक कमी के कारण मैरसमस है वो रोग होता है जिसमें शरीर की वजन अत्यंत घट जाता है। शरीर का वजन क्या हो जाता है स्टूडेंट्स? मैरसमस डिजीज के अंदर शरीर का वजन हो जाता है वो कम हो जाता है, मांसपेशियां कमजोर हो जाती है, त्वचा सिकुड़ जाती है, तब बच्चा है बहुत दुर्बल दिखाई देता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? मैरसमस डिजीज के होता है ये मुख्य रूप से प्रोटीन तथा ऊर्जा की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? शरीर के अंदर प्रोटीन प्लस एनर्जी की कमी के कारण है वो मारसमस रोग होता है। इस रोग में बच्चों के है वो क्या हो जाते हैं? दुर्बल दिखाई देते हैं, बच्चों का वजन घट जाता है, शरीर सिकुड़ जाता है, त्वचा सिकुड़ जाती है, हड्डियां है वो बाहर निकली हुई दिखाई देती है। तो ये होता है मैरसमस। दूसरा होता है वो होता है क्वाशियोरकर। क्या होता है स्टूडेंट्स? क्वाशियोरकर रोग। क्वाशियोरकर ये तब होता है जब शरीर को पर्याप्त ऊर्जा तो मिलती है परंतु प्रोटीन की भारी कमी होती है। क्वाशियोर के अंदर क्या होता है? ऊर्जा तो है शरीर को पर्याप्त मात्रा के अंदर मिल जाती है लेकिन प्रोटीन की क्या होती है? अत्यधिक कमी होती है। प्रोटीन की कमी की वजह से वो क्वाशियोरकर होता है। मारसमस भी प्रोटीन की कमी से होता है लेकिन उसमें प्रोटीन और ऊर्जा दोनों
की कमी होती है। और जब क्वाशियोर के अंदर ऊर्जा तो उपलब्ध है लेकिन सिर्फ प्रोटीन की है वो अत्यधिक कमी होती है। ये स्थिति विशेषकर स्तनपान शुरू होने के बाद में होती है। अगर मैं क्वाशियोरकर की बात करूं स्टूडेंट्स, तो क्वाशियोरकर की स्थिति होती है वो जब बच्चों को है वो स्तनपान है वो छुड़वा दिया जाता है, तो उस समय ये डिजीज होती है। इसमें क्या होता है कि पेट फूल जाता है, बच्चों का पेट है वो फूल जाता है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, बालों का रंग उड़ जाता है और सूजन आ जाती है। क्या होता है, बच्चों का पेट फूल जाता है, सूजन आ जाती है, बालों का रंग है वो उड़ जाता है, शरीर पर चकत्ते बन जाते हैं और बच्चे होते हैं वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। बच्चों के अंदर क्या हो जाता है स्टूडेंट्स, चिड़चिड़ापन हो जाता है। संतुलित आहार, जिसमें अगर मैं इसके निवारण एवं उपचार की बात करूं तो संतुलित आहार का प्रयोग करना चाहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, वसा और उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन हो, जैसे दूध, दाल, अंडे तथा सूक्ष्म पोषक तत्व है वो इनको दिले बच्चों को खिलाना चाहिए। मातृ शिक्षा देनी चाहिए, स्तनपान को प्रोत्साहन करना चाहिए, बच्चों को है वो छोटे बच्चों को स्तनपान है वो छोड़वाना नहीं चाहिए। पोषण पुनर्वास केंद्र एवं सरकारी योजनाएं जैसे ICDS, एकीकृत बाल विकास योजना, बाल विकास सेवा होती है ICDS, इस प्रकार की योजनाएं चलाकर मेरस्मस, क्वाशियोरकर संबंधित जो प्रोटीन एनर्जी मेल फॉर्मेशन है उनके ये अपन निजात पा सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट्स अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना प्यारा सा क्वेश्चन है कि बोटुलिज्म क्या होता है। क्या स्टूडेंट्स, बोटुलिज्म क्या होता है। अब बात करते हैं अपन बोटुलिज्म के बारे में। मैं बात करूं बोटुलिज्म, तो बोटुलिज्म एक गंभीर खाद्य जनित विषाक्तता होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, बोटुलिज्म होता है ये खाद्य विषाक्तता होता है, भोजन के अंदर विषाक्त उत्पन्न हो जाती है। बोटुलिज्म होता है वो स्टूडेंट्स फूड पॉइजनिंग होता है। क्या होता है, खाद्य विषाक्तता या फूड पॉइजनिंग होता है। ये मुख्य रूप से है वो स्टूडेंट्स क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से होता है। किससे होता है, बोटुलिज्म होता है वो क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जीवाणु के द्वारा होता है। कौन से जीवाणु स्टूडेंट्स, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जीवाणु के द्वारा है ये बोटुलिज्म की प्रक्रिया होती है। और इसके द्वारा ये कैसा है स्टूडेंट्स, अवायवीय जीवाणु है। कैसा है, अवायवीय जीवाणु है, अनार्विक जीवाणु, अवायवीय जीवाणु है। ये क्या करता है स्टूडेंट्स, इसके द्वारा है बोटुलिनम टॉक्सिन उत्पन्न होता है। क्या होता है, ये अपना क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म जीवाणु होता है, ये एक अवायवीय जीवाणु होता है। और ये क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म है ये बोटुलिनम टॉक्सिन उत्पन्न करता है। कौन सा टॉक्सिन उत्पन्न करता है, बोटुलिनम टॉक्सिन, बोटुलिनम टॉक्सिन है वो उत्पन्न करता है, बोटुलिनम जहर है वो उत्पन्न करता है। और इस बोटुलिनम जहर के कारण ये होता है बोटुलिज्म। बोटुलिज्म क्या है, बोटुलिज्म के बारे में पूछे तो बताना। बोटुलिज्म एक खाद्य फूड पॉइजनिंग है, खाद्य विषाक्तता है। ये होता है ये अपने क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म नामक एक अवायवीय जीवाणु होता है जो क्या करता है, खाद्य पदार्थों के अंदर बोटुलिनम टॉक्सिन उत्पन्न करता है जिससे बोटुलिज्म होता है। और इसकी बात करें तो ये विश्व का सबसे घातक जैविक जहरों में से एक माना जाता है। अगर मैं बात करूं विश्व के सबसे घातक जैविक जहर की, अगर मैं बायोटिक पॉइजनिंग की बात करूं तो बायोटिक पॉइजनिंग में बोटुलिज्म होता है वो सबसे घातक जहर होता है। बोटुलिज्म के प्रकारों की बात करें तो पहला है, इसमें प्रकार है वो है, बोटुलिज्म का प्रकार है पहला है फूड बर्न बोटुलिज्म या खाद्य बोटुलिज्म। क्या, फूड बर्न बोटुलिज्म या खाद्य बोटुलिज्म। ये दूषित डिब्बाबंद खाद्य, जो डिब्बाबंदी होती है, डिब्बाबंदी के समय खाद्य पदार्थ है वो दूषित रह जाता है, तो उसके द्वारा विशेषकर कम अम्लीय खाद्य पदार्थों में मांस, मछली, सब्जियों में से होता है। फूड बर्न बोटुलिज्म होता है ये जो संक्रमित डिब्बाबंदी खाद्य पदार्थ है उसको खाने से, या फिर अपन कम अम्लीय खाद्य पदार्थ खाते हैं जैसे मांस हो गया, मछली हो गई, सब्जियां हो गई, इनको खाने से है वो होता है क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम टॉक्सिन उत्पन्न करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, क्लोस्ट्रीडियम जीवाणु होता है ये बोटुलिनम टॉक्सिन है वो उत्पन्न करता है। दूसरा है अपना शिशु बोटुलिज्म। क्या है स्टूडेंट्स, शिशु बोटुलिज्म या इन्फेंट बोटुलिज्म। अब बात करते हैं अपन कि शिशु बोटुलिज्म क्या होता है, इन्फेंट बोटुलिज्म क्या होता है। अगर मैं बात करूं स्टूडेंट्स शिशु बोटुलिज्म की, तो ये शहद जैसी वस्तुओं के सेवन से होता है। अपन खाते हैं हनी के खाने से है वो स्टूडेंट्स, अगर हनी विषाक्त है तो अपन को शिशु बोटुलिज्म होगा, जिसमें जीवाणु बीजाणु हो सकते हैं लेकिन शिशु की आंत में सक्रिय होकर विष बनाते हैं। क्या होता है, शिशु को जब अपन हनी खिलाते हैं, शहद खिलाते हैं, तो शहद के अंदर जीवाणु के क्या होते हैं, बीजाणु होते हैं, स्पोर होते हैं। जीवाणु सक्रिय नहीं होते, केवल उसके स्पोर होते हैं
और ये स्पोर जैसे ही बच्चे की आंत के अंदर जाएंगे तो वहां पर है वो स्टूडेंट सक्रिय हो जाएंगे तथा बोटुलिज्म टॉक्सिन की उत्पन्न की प्रक्रिया शुरू कर देंगे। उसके अलावा अगला है वाउंड बोटुलिज्म या घाव बोटुलिज्म। अगला कौन सा प्रकार है स्टूडेंट्स? वाउंड बोटुलिज्म या घाव बोटुलिज्म। यह संक्रमित घाव में जीवाणु है वो प्रवेश करता है और विष का निर्माण करता है। अपने कोई भी मान लो शरीर के ऊपर घाव लग गया है और वह संक्रमित हो गया है, उस घाव का अगर अपन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं किया है तो उस संक्रमित घाव के द्वारा बोटुलिज्म करने वाले क्लोस्ट्रिडियम जीवाणु है ये शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं और वहां पर बोटुलिज्म की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। अगला है स्टूडेंट्स, अब अपन बात करते हैं इसके लक्षण क्या है बोटुलिज्म के। तो मांसपेशियों में कमजोरी हो जाएगी, शरीर की मांसपेशियां है स्टूडेंट्स वो कमजोरी हो जाएगी उसके अंदर। उसके अलावा दोहरी दृष्टि, बोलने और निगलने में कठिनाइयां, श्वसन तंत्र की विफलता आदि होते हैं ये स्टूडेंट्स बोटुलिज्म के लक्षण होते हैं और गंभीर मामलों में इसकी क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। अब अपन बात करते हैं कि बोटुलिज्म का निवारण कैसे करें। बोटुलिज्म का निवारण या बोटुलिज्म का नियंत्रण की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो इसके लिए अपन को क्या करना है, खाद्य प्रसंस्करण में उच्च तापमान पर निर्जमीकरण करना है। खाद्य पदार्थ होते हैं, खाद्य पदार्थों को अपन प्रोसेसिंग की प्रक्रिया करते हैं तब अपन को हाई टेम्परेचर पर, किस पर, हाई टेम्परेचर पर है वो स्टूडेंट्स स्टरलाइजेशन करना है, खाद्य पदार्थों को है वो पूरी तरह से नष्ट कर देना है। उसके अलावा मैं बात करूं तो नाइट्राइड का प्रयोग मांस प्रसंस्करण में करना चाहिए। मांस प्रसंस्करण की मैं बात करूं अगर, तो मांस प्रसंस्करण में अपन को है नाइट्रेट या नाइट्राइड का प्रयोग करना चाहिए। किसका स्टूडेंट्स? नाइट्रेट, यहाँ पे नाइट्राइड का है वो प्रयोग करना चाहिए। और अपन बात करें तो अम्लीयता बनाए रखनी चाहिए खाद्य पदार्थों के अंदर है वो स्टूडेंट्स 4.6 से वो कम अम्लीय होना चाहिए, अम्लीयता है वो बनी रहनी चाहिए। 4.6 से अधिक अम्लीयता है वो नहीं रखनी चाहिए, अम्लीयता हमेशा ही अधिक रखनी चाहिए जिससे पीएच 4.6 से कम होता है। शहद को 1 वर्ष से छोटे शिशु को नहीं देना चाहिए। शहद होता है, हनी होता है, इस हनी को 1 वर्ष से छोटे शिशुओं को नहीं खिलाना चाहिए। अब अपन बात करते हैं 6 क्वेश्चन की। आजकल क्या करते हैं, बोटुलिनम टॉक्सिन आज सौंदर्य चिकित्सा में बोटॉक्स नाम से उपयोग में आता है। क्या होता है? बोटुलिनम टॉक्सिन का है आज के समय में अपन कॉस्मेटिक चिकित्सा होती है, सौंदर्य चिकित्सा होती है, इस कॉस्मेटिक चिकित्सा के अंदर प्रयोग करते हैं और इसको बोटाटॉक्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? बोटॉक्स के नाम से जानते हैं, बोटॉक्स। तो ये अपन को है वो स्टूडेंट्स ध्यान रखना, ये अपना हो गया बोटुलिज्म। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि भोजन के शारीरिक कार्य बताने हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड। अपन को बताना है शरीर के भोजन होते हैं, भोजन के शारीरिक कार्य क्या है, शारीरिक कार्य क्या है, फिजियोलॉजिकल वर्क क्या है, उनके बारे में अपन को है बताना, फिजियोलॉजिकल फंक्शन के बारे में बताना है। अगर अपन बात करें भोजन के फिजियोलॉजिकल फंक्शन की, तो भोजन न केवल हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है बल्कि यह शरीर की वृद्धि, विकास, मरम्मत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन क्या करता है स्टूडेंट्स? भोजन केवल शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है बल्कि भोजन है शरीर की वृद्धि, शरीर का विकास, शरीर की मरम्मत और रोग प्रतिरोधक क्षमता बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भोजन के निम्नलिखित 3 प्रमुख शारीरिक कार्य है। पहला कार्य है एनर्जी गिविंग फंक्शन, यानी कि ऊर्जा प्रदान करना। भोजन का पहला कार्य क्या है स्टूडेंट्स? एनर्जी गिविंग फंक्शन या ऊर्जा प्रदान करना। कार्बोहाइड्रेट, वसा और कुछ प्रोटीन शरीर को क्या करते हैं स्टूडेंट्स? ऊर्जा प्रदान करते हैं। कार्बोहाइड्रेट, वसा और कुछ प्रोटीन होते हैं, ये भोजन शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। कितनी स्टूडेंट्स? 1 ग्राम प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट होता है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन से लगभग अपन को 4 किलो कैलोरी है वो एनर्जी प्राप्त होती है। जबकि 1 ग्राम वसा से, अगर मैं 1 ग्राम वसा की बात करूं, फैट की बात करूं स्टूडेंट्स, तो 1 ग्राम फैट से अपन को 9 किलो कैलोरी है वो एनर्जी प्राप्त होती है। यह ऊर्जा शारीरिक क्रियाओं जैसे पाचन, रक्त संचार, श्वसन, व्यायाम आदि के अंदर है वो काम आती है। अगला है अपना शरीर निर्माण एवं मरम्मत, बॉडी बिल्डिंग एंड रिपेयर। शरीर के अंदर क्या करते हैं? प्रोटीन होते हैं, वो शरीर की कोशिकाओं, ऊतकों और मांसपेशियों, एंजाइम, हार्मोन के निर्माण में सहायक होते हैं। अपने शरीर के अंदर प्रोटीन होता है, ये प्रोटीन कोशिकाओं के निर्माण, शरीर की कोशिकाओं के निर्माण में, ऊतकों के निर्माण में, मांसपेशियों के निर्माण में, एंजाइम और हार्मोन के निर्माण में स्टूडेंट्स क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। उसके अलावा अपन बात करें आवश्यक एमिनो अम्ल या
एसेंशियल एमिनो एसिड, एसेंशियल एमिनो एसिड होते हैं, ये भोजन से प्राप्त होते हैं और वर्दी में सहायक होते हैं। किसके अंदर? शरीर की वर्दी के अंदर एसेंशियल एमिनो एसिड सहायक होते हैं। खनिज की बात करूं मैं, मिनरल्स की, तो कैल्शियम और फास्फोरस जैसे हड्डियां और दांतों की मजबूती प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? कैल्शियम और फास्फोरस जैसे खनिज पदार्थ होते हैं, ये स्टूडेंट्स हड्डियों को क्या करते हैं? मजबूती प्रदान करते हैं। अगला है शारीरिक प्रक्रियाओं का नियमन, रेगुलेटरी फंक्शन। रेगुलेटरी फंक्शन होती है, शारीरिक प्रक्रिया होती है, उनको है वो नियमन में सहायक होता है। जैसे विटामिन, खनिज, लवण शरीर के उपापचय क्रिया या मेटाबॉलिक फंक्शन को नियंत्रित करते हैं। क्या करते हैं? विभिन्न प्रकार के विटामिन और खनिज लवण होते हैं, ये अपने शरीर के अंदर होने वाली मेटाबॉलिक प्रक्रिया है, जितनी भी उपचय और अपचय, इन प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है। उसके अलावा आयरन की बात करें तो आयरन हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है स्टूडेंट्स? आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन का है वो निर्माण करता है। और हीमोग्लोबिन है वो स्टूडेंट्स O2 परिवहन में सहायक होता है। किसके परिवहन में स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन के परिवहन में वो सहायता प्रदान करता है, ये अपन को ध्यान रखना है। तो ये हो गया स्टूडेंट्स अपने फिजियोलॉजिकल फंक्शन ऑफ फूड की। अब बात करें उसके अलावा और, तो ये थायराइड देखो, आयोडीन होता है, ये थायराइड हार्मोन का निर्माण करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? आयोडीन होता है, आयोडीन थायराइड हार्मोन का निर्माण करता है। और आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। कौन सा रोग होता है स्टूडेंट्स? आयोडीन की कमी से वो घेंगा रोग होता है। विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए दृष्टि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन ए या रेटिनॉल, कौन सा? विटामिन ए, या इसको अपन रेटिनॉल भी बोलते हैं, यह दृष्टि या देखने के अंदर, विजन के अंदर वो सहायक होते हैं। पानी की बात करूं तो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है। पानी क्या करता है स्टूडेंट्स? पानी होता है वो शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है और अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। ये हो गया अपने स्टूडेंट्स फिजिकल फंक्शन ऑफ फूड के। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है टाइप ऑफ फर्मेंटेशन इन फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग होता है खाद्य प्रसंस्करण होता है। उस खाद्य प्रसंस्करण के अंदर अपने किण्वन की प्रक्रिया होती है। कौन सी प्रक्रिया होती है स्टूडेंट्स? किण्वन की प्रक्रिया होती है, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया होती है। उसके अपन को है वो प्रकार बताने। पहले अपन बात करते हैं फर्मेंटेशन की प्रक्रिया कि फर्मेंटेशन या किण्वन क्या होता है। तो ये एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है। कैसी है स्टूडेंट्स? जैव रासायनिक प्रक्रिया है, जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे खमीर, बैक्टीरिया या फफूंद, कोई भी खमीर हो सकता है, यीस्ट जिसको अपन यीस्ट बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस यीस्ट हो सकते हैं, जीवाणु या फफूंद या फंगस होते हैं। ये क्या करते हैं? शर्करा को अन्य उत्पादों में बदलते हैं। शर्करा होती है स्टूडेंट्स, इस शर्करा को किसमें बदल देते हैं? शर्करा को अन्य उत्पादों में बदल देते हैं। जैसे एल्कोहल के अंदर बदल देते हैं। किसमें बदल देते हैं? एल्कोहल या एथेनॉल के अंदर है वो बदल देते हैं। अम्ल के अंदर या गैस के अंदर बदलते हैं, उसको अपन फर्मेंटेशन प्रक्रिया बोलते हैं। फर्मेंटेशन प्रक्रिया एक जैव रासायनिक प्रोसेस है। इसके अंदर सूक्ष्म जीव होते हैं, वो शर्करा को अपघटित करके शर्करा को अन्य पदार्थों जैसे एल्कोहल, एसिड और गैसों के अंदर है वो परिवर्तित कर देते हैं। इसके बाद करें अपन इसके प्रमुख टाइप्स की कि फर्मेंटेशन कितने प्रकार का होता है। तो इसमें पहला अपना आता है एल्कोहलिक किण्वन। कौन सा आता है स्टूडेंट्स? एल्कोहलिक किण्वन या एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक किण्वन की मैं बात करूं कि एल्कोहलिक किण्वन क्या होता है। एल्कोहलिक किण्वन की बात करूं तो इसमें खमीर होता है, यीस्ट जैसे सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। क्या होता है? सैकेरोमाइसिस सेरी यीस्ट होता है। यीस्ट का अपने बहुत इसका नए वनस्पति जूलॉजिकल नेम होता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है वो सैकेरोमाइसिस सेरेविसी होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी। सैकेरोमाइसिस सेरेविसी होता है वो यीस्ट का बॉटनिकल नेम होता है। और ये क्या करता है स्टूडेंट्स? इसके द्वारा ग्लूकोज को एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित किया जाता है। एल्कोहलिक किण्वन में क्या होता है स्टूडेंट्स? एल्कोहलिक किण्वन के अंदर एल्कोहलिक पदार्थ का निर्माण होगा, एथेनॉल का निर्माण होगा। और इसमें क्या होता है? यीस्ट होती है, सैकेरोमाइसिस सेरेविसी फफूंद होती है। ये क्या करती है स्टूडेंट्स? सैकेरोमाइसिस सेरेविसी होती है, ये अपने ग्लूकोज होता है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज को किस में परिवर्तित कर देती है? एथेनॉल के अंदर C2H5OH के अंदर परिवर्तित कर देती है। C2H5OH के अंदर परिवर्तित कर देती है। कार्बन डाइऑक्साइड में वो परिवर्तित कर देती है। इसके अपन रिएक्शन की बात करें स्टूडेंट्स तो यहाँ पर देखो C6H12O6। क्या स्टूडेंट्स? C6H12O6। यह तो हो गया अपना ग्लूकोज। ग्लूकोज से क्या होगा स्टूडेंट्स? फर्मेंटेशन होगा। तो C2H5OH इसके वो दो अणु बनेंगे। किसके दो अणु बनेंगे स्टूडेंट्स? एथेनॉल के वो दो अणु बनेंगे उसके साथ में, और कार्बन डाइऑक्साइड भी है बनेगी। दो अणु कार्बन डाइऑक्साइड के बनेंगे और साथ में ऊर्जा है वो निकलेगी, लगभग 2 ATP के समथिंग ऊर्जा निर्माण होता है।
किण्वन की प्रक्रिया में, एल्कोहलिक किण्वन में लगभग 2 एटीपी का निर्माण होता है। ये अपन को ध्यान रखना है कि ग्लूकोज होता है वो एथेनॉल के अंदर परिवर्तित हो जाता है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी कवक के कारण। जैसे इसके अपन एग्जांपल की बात करें एल्कोहलिक किण्वन के, तो बियर, वाइन और ताड़ी है। क्या स्टूडेंट्स, बियर हो गया, वाइन हो गया, ताड़ी हो गया, ये होते हैं स्टूडेंट्स अपने इसके एग्जाम्पल होते हैं। अगला है अपना लैक्टिक अम्ल किण्वन। अगली किण्वन कौन सी है स्टूडेंट्स, फर्मेंटेशन है दूसरा, वो है लैक्टिक अम्ल किण्वन। लैक्टिक अम्ल किण्वन में लैक्टोबैसिलस जैसे बैक्टीरिया ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल में बदलते हैं। क्या होता है, लैक्टिक अम्ल किण्वन के अंदर कौन सा जीवाणु भाग लेता है स्टूडेंट्स, लैक्टोबैसिलस जीवाणु भाग लेता है। कौन सा, लैक्टोबैसिलस। एल्कोहलिक किण्वन के अंदर सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी ये यीस्ट थी, वो स्टूडेंट्स भाग ले रही थी। यहाँ पर लैक्टोबैसिलस जीवाणु यह भाग लेता है और क्या करता है स्टूडेंट्स, ग्लूकोज को लैक्टिक अम्ल C3H6O3 के अंदर चेंज करता है। इसमें ग्लूकोज होता है वो स्टूडेंट्स किस में चेंज होता है, लैक्टिक अम्ल के अंदर चेंज होता है। लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल के अंदर वो परिवर्तित होता है और इसका फॉर्मूला होता है वो होता है C3H6O3। इसकी बात करें तो ग्लूकोज होता है, ये 2 लैक्टिक एसिड का निर्माण करता है और साथ में ऊर्जा। और इसके अपन लैक्टिक अम्ल किण्वन के एग्जांपल की बात करें तो दही, छाछ, अचार और कांजी। दही, छाछ, अचार और कांजी है वो अपने लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के एग्जांपल है। अगला अपना है मिश्रित अम्ल किण्वन, मिक्स्ड एसिड फर्मेंटेशन। इसमें बैक्टीरिया जैसे इचेरिया कोलाई, कौन सा स्टूडेंट्स, इचेरिया कोलाई जीवाणु होते हैं वो भाग लेते हैं और इसमें अम्ल लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड और फॉर्मिक अम्ल आदि है बनते हैं। मिश्रित अम्ल किण्वन के अंदर एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड और फॉर्मिक एसिड बनेंगे। इचेरिया कोलाई जीवाणु है वो इसमें भाग लेता है और ये कुछ सब्जी आधारित किण्वित उत्पाद बनते हैं इनसे। अगला है अपना एसिटिक अम्ल किण्वन, कौन सा स्टूडेंट्स, एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें एथेनॉल को एक्सोबैक्टीरियस एसिटाई के द्वारा एसिटिक एसिड में बदला जाता है। किसमें स्टूडेंट्स, एक्टोबैक्टर एसिटाई के द्वारा। किसके द्वारा, एक्टोबैक्टर एसिटाई। एक्टोबैक्टर एसिटाई जीवाणु होता है, ये क्या करता है, ग्लूकोज को है वो किसमें बदल, एथेनॉल को। किसको स्टूडेंट्स, एथेनॉल को। ये ध्यान रखना इसके अंदर एथेनॉल है। क्या स्टूडेंट्स, एथेनॉल। C2H5OH को चेंज करेगा। किसको चेंज करेगा स्टूडेंट्स, C2H5OH को किसमें चेंज करेगा, एथेनॉल को एसिटिक एसिड में चेंज करेगा। किसमें चेंज करेगा, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड के अंदर है वो स्टूडेंट्स चेंज करेगा, एसिटिक एसिड। ये ध्यान रखना अपना एसिटिक एसिड फॉर्मेटेशन में। इसमें क्या होता है स्टूडेंट्स, सिरका का निर्माण होता है, विनेगर या सिरका, इसका है वो एसिटिक एसिड के फॉर्मेटेशन प्रोसेस के द्वारा होता है। पहले तो ग्लूकोज एथेनॉल में परिवर्तित होगा, फिर एथेनॉल को है वो अपन एसिटिक एसिड के अंदर परिवर्तित करेंगे। किण्वन के लाभ की बात करूं तो स्वाद और सुगंध में सुधार। स्वाद, भोजन का स्वाद और भोजन की सुगंध होती है उसके अंदर सुधार होता है। पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, पोषक तत्वों की उपलब्धता है वो बढ़ती है। भोजन की सुरक्षा और सेल्फ लाइफ बढ़ती है। भोजन की सुरक्षा बढ़ती है, भोजन खराब नहीं होता है और भोजन की सेल्फ लाइफ है उसके अंदर भी स्टूडेंट्स वृद्धि होती है। अपन बात करें प्रोबायोटिक गुण प्रदान करता है। कौन सा गुण प्रदान करता है स्टूडेंट्स, प्रोबायोटिक गुण है वो प्रदान करता है। अगला है अपना पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का परिरक्षण में उपयोग बताना है अपन को। यूज ऑफ पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड इन फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग के अंदर अपन पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का क्या प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं और इसकी क्या रिएक्शन होती है उसके बारे में स्टूडेंट्स अपन को डिटेल से बताना है। पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड K2H2O5 होता है। इसके अगर अपन फॉर्मूले की बात करें K2H2O5 होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, K2H2O5 होता है। ये फर्स्ट वर्ग का संरक्षण है। क्या है स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव है। इसकी क्लास की बात करें स्टूडेंट्स तो क्लास फर्स्ट है इसकी प्रिजर्वेटिव। इसकी प्रिजर्वेटिव क्लास है वो फर्स्ट क्लास के प्रिजर्वेटिव है। इसका उपयोग अपन फलों के रस, फल जूस होते हैं, फ्रूट जूस के अंदर, स्क्वैश के अंदर, सक्वैश के अंदर, चटनी आदि के परिरक्षण में अपन है वो स्टूडेंट्स पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का है वो प्रयोग करेंगे K2H2O5 का। अगला है अपना इसका कार्यविधि कि ये किस प्रकार से कार्य करता है। तो जल में घुलने पर ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस छोड़ता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है K2H2O5। क्या होता है स्टूडेंट्स, K2H2O5 होता है। ये किसके साथ में मिलेगा, जल के अंदर घुल जाएगा। किसमें घुल जाएगा स्टूडेंट्स, जल के अंदर घुल जाएगा, H2O के अंदर मिलेगा
तो ये क्या करेगा स्टूडेंट्स, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा स्टूडेंट्स, SO2 का है वो निर्माण करेगा। इससे पहले ये है SO3 है वो उत्पाद बनेगा। फिर ये होता है स्टूडेंट्स, ये किस में निर्मित हो जाता है, ये होता है SO2, इसके द्वारा है वो SO2 गैस निकलती है। कौन सी गैस निकलती है स्टूडेंट्स, SO2 गैस है वो निकलती है। SO2 गैस होती है वो सूक्ष्म जीवों की कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देती है। SO2 गैस होती है सल्फर डाइऑक्साइड गैस होती है। यह सल्फर डाइऑक्साइड गैस सूक्ष्म जीवाणुओं की जो अपने कोशिका झिल्ली होती है उस कोशिका झिल्ली को नष्ट कर देता है। ऑक्सीडेशन रोकता है। क्या रोकता है स्टूडेंट्स, ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया को ये रोकता है। अब अपन बात करते हैं इसका उपयोग कैसे करेंगे। तो इससे 350 ppm तक फलों के रस में उपयोग किया जाता है। अगर मैं इसकी मात्रा की बात करूं तो इसकी मात्रा लेंगे अपन 350 ppm। कितनी लेंगे, 350 ppm की अपन इसकी मात्रा लेंगे। यह विशेष रूप से हल्के रंग वाले उत्पादों में इसका प्रयोग करते हैं। रंगीन पदार्थों के अंदर इसका उपयोग अपन है वो कम करते हैं, जैसे नींबू अनानास के रस में प्रयोग किया जाता है। ये भूरापन बनने से रोकता है, ब्राउनिंग की प्रक्रिया को वो स्टूडेंट्स रोकता है। अगर मैं बात करूं 350 ppm की, तो 1 ppm का मतलब होता है स्टूडेंट्स 1 मिलीग्राम इन 1 लीटर। 1 लीटर पानी के अंदर 1 मिलीग्राम पदार्थ को अगर अपन किसी भी पदार्थ की मात्रा को डालेंगे तो वो अपने 1 ppm के बराबर होता है, और 1 मिलीग्राम होता है वो 1000 ग्राम के अंदर बराबर होता है। अब बात करते हैं अपन इसके उपयोग के लाभ की। तो ये एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को रोकता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेशन को निष्क्रिय करता है। पॉलीफिनोल ऑक्सीडाइज एंजाइम होता है उसको है वो ऑक्सीडेज को, पॉलीफिनोल ऑक्सीडेज को निष्क्रिय कर देता है, जिसके द्वारा एंजाइमेटिक ब्राउनिंग भी है वो रुक जाती है। खमीर और फफूंद की वृद्धि को रोकता है। ईस्ट तथा अन्य कोई भी कवक है, ईस्ट और अन्य कवकों की वृद्धि को रोकता है। उत्पाद की सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। क्या करता है, अपना कोई भी प्रोडक्ट है उसकी सेल्फ लाइफ को बढ़ाता है। यह अस्थमा के रोगियों के लिए हानिकारक हो सकता है। अगर अपन इसके सावधानी की बात करें या फिर इसके नुकसान की बात करें तो पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड होता है, ये अस्थमा के रोगियों के लिए हानिकारक होता है। इसका उपयोग सीमित मात्रा में अनुमोदित होता है। अधिक मात्रा ये क्या होती है स्टूडेंट्स, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती है। ये हो गया अपने पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड का प्रयोग। अब अपन बात करते हैं स्टूडेंट्स कि डिब्बाबंदी में खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न विभिन्न प्रकार के नुकसान होते हैं, वो कौन कौन से होते हैं अपन को बताना है कि डिब्बाबंदी के दौरान अपन खाद्य पदार्थों के अंदर सूक्ष्म जीवों के द्वारा कौन कौन से नुकसान होते हैं उनके बारे में वो स्टूडेंट्स अपन को बताना है। अपन बात करते हैं कि डिब्बाबंदी होती है वो खाद्य उत्पादों में सूक्ष्म जीवों द्वारा किस प्रकार से वो नुकसान पहुंचाती है। तो डिब्बाबंद खाद्य पदार्थों का उद्देश्य होता है खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक खराब होने से बचाना। डिब्बाबंद खाद्य पदार्थ होते हैं स्टूडेंट्स, इनका उद्देश्य क्या होता है कि खाद्य पदार्थों को अधिक समय तक है वो उनको सुरक्षित रखना, नुकसान होने से बचाना है। लेकिन यह निर्जमीकरण सही ढंग से ना किया जाए तो ये कंटेनर में लीकेज हो तो सूक्ष्म जीव सक्रिय होकर उत्पाद को नुकसान पहुंचाता है। या अगर अपन है डिब्बाबंदी के समय अगर स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया सही ढंग से ना करें या फिर डिब्बों के अंदर लीकेज उत्पन्न होने के कारण सूक्ष्म जीव है वो सक्रिय हो जाते हैं और नुकसान पहुंचाते हैं। अगला है प्रमुख सूक्ष्म जीव के जो डिब्बों को प्रभावित करते हैं, क्या है। अब अपने एग्जाम्पल की बात करते हैं कि कौन कौन से सूक्ष्म जीव होते हैं वो डिब्बाबंदी के अंदर खाद्य पदार्थ होते हैं उनको नुकसान पहुंचाते हैं। पहला है इसमें क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म, यह विष बनाकर बोटुलिज्म उत्पन्न करता है। क्या करता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म होता है, ये अपन ने पीछे पढ़ा था कि ये बोटुलिज्म विष है वो उत्पन्न करता है। अगला है बेसिलस स्पीसीज, बेसिलस स्पीसीज अम्लीय खाद्य को खराब करता है। क्या करता है स्टूडेंट्स, अगर मैं बेसिलस की बात करूं तो बेसिलस स्पीसीज के जीवाणु होते हैं ये अम्लीय खाद्य पदार्थ को नुकसान पहुंचाते हैं। ईस्ट और अन्य प्रकार के मोल्ड्स कवक होते हैं, फंगस होते हैं, ये फलों के रस या मीठे उत्पादों में गैस और गंध उत्पन्न कर देते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया होते हैं, ये अम्लीय किण्वन से गंध उत्पन्न करते हैं और खाद्य पदार्थों में खट्टापन उत्पन्न करते हैं। फिर मैं बात करूं सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली डिब्बाबंदी खाद्य उत्पादों को नुकसान की बात करें तो पहला होता है नुकसान फ्लैट सौर। इसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, अपन डिब्बाबंदी के द्वारा अलग अलग प्रकार के नुकसान होते हैं, जिसमें पहला अपन बोलते हैं फ्लैट सौर। फ्लैट सौर का कारण होता है बेसिलस जीवाणु। कौन सा होता है स्टूडेंट्स, बेसिलस स्टेथोस्पोरोफिलस जीवाणु के द्वारा होता है। कौन से जीवाणु के द्वारा, बेसिलस स्टेथोस्पोरोफिलस जीवाणु के द्वारा वो होता है अपने फ्लैट सौर होता है।
इसमें स्वाद हो जाता है वो खट्टा हो जाता है, परंतु गैस नहीं बनती है। भोजन के अंदर खाद्य डिब्बाबंदी खाद्य उत्पाद है वो खट्टा स्वाद हो जाता है, गैस है वो नहीं बनती है, कैन में फुलाव नहीं होता है। दूसरा है सोयल। कौन सा स्टूडेंट? सोयल। सोयल्स की मैं बात करूं तो सोयल्स का कारण होता है क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज। क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज होता है, वो स्लैब्स के द्वारा होता है। इसके अंदर क्या होता है? हाइड्रोजन गैस के कारण कैन फूल जाता है, गैस का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है, जिससे कैन होता है वो फूल जाता है। तीसरा होता है स्पॉइल एजेंट्स। क्या होता है? स्पॉइल एजेंट्स। स्पॉइल एजेंट्स होता है वो फफूंद के द्वारा होता है, कवक के द्वारा या यीस्ट के द्वारा होता है। इसमें रंग बदल जाता है, भोजन का खाद्य पदार्थ का रंग बदल जाता है, उससे दुर्गंध आने लगती है और उसका स्वाद होता है वो अजीब हो जाता है। फिर अगला है हाइड्रोजन सोयल। हाइड्रोजन सोयल में क्या होता है स्टूडेंट्स? टिन कैन की प्रक्रिया से हाइड्रोजन गैस बनती है। टिन होते हैं, टिन कैन होते हैं, उनकी प्रतिक्रिया होती है, प्रतिक्रिया से हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। कैन फूल जाती है लेकिन सूक्ष्म जीवों के बिना ही फूलती है। अगला है बोटुलिज्म। क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिज्म बोटुलिनम के विष उत्पन्न करता है। क्या करता है? बोटुलिज्म के अंदर क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम होता है, वो बोटुलॉक्सिन विष है वो उत्पन्न करता है। ये घातक न्यूरोटॉक्सिन उत्पन्न करता है, जिससे भोजन घातक हो जाता है, भोजन की सुरक्षा है वो सबसे गंभीर समस्या बन जाती है। अब अपन बात करते हैं डिब्बाबंदी के निवारण उपाय होंगे। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? डिब्बाबंदी के निवारण उपाय होंगे। तो उच्च तापमान का प्रयोग करना चाहिए। 121 डिग्री सेल्सियस पर 15 दाब और 15 मिनट द्वारा उचित स्टेरिलाइजेशन करना चाहिए। एसिडिक एसिड को नियंत्रित करना चाहिए। एसिडिटी होती है स्टूडेंट्स, अम्लता होती है, उसको नियंत्रित करनी चाहिए। अम्लता हमेशा ही है वो स्टूडेंट्स 4 से अधिक रखनी चाहिए। 4.6 से कितनी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। सीलिंग और वैक्यूमिंग सही प्रकार से करना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स? सीलिंग यानी कि अपन डिब्बे को सील कर रहे हैं, सील करते समय, और वैक्यूम यानी उसके अंदर से हवा निकालते समय सही ढंग से करना चाहिए। अगला अपना क्वेश्चन है कि विटामिन एवं खनिज लवणों की कमी से उत्पन्न पोषण संबंधी विकारों को बताना है। विटामिन और खनिज लवणों की कमी के कारण उत्पन्न पोषण संबंधी विकार होते हैं, उनको अपन को विस्तार से बताना है। हमारे शरीर सुचारू रूप से चलाने के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन खनिज लवणों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन और खनिज लवणों की क्या होती है स्टूडेंट्स? अल्प मात्रा के अंदर है वो अपने शरीर को आवश्यकता होती है, और इसकी कमी से कई पोषण विकार उत्पन्न हो जाते हैं। विटामिन और खनिज लवणों की कमी से कई प्रकार के पोषण होते हैं, वो पोषण विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अब अपन बात करते हैं विटामिन की। विटामिन की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, पहला है अपना विटामिन ए। कौन सा है? विटामिन ए। विटामिन ए को अपन क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रेटिनॉल या कैरोटीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? विटामिन ए की मैं बात करूं तो इसको अपन रेटिनॉल या कैरोटीन बोलते हैं। रेटिनॉल रेटिनॉल बोलते हैं अपन विटामिन ए को। क्या बोलते हैं? रेटिनॉल या कैरोटीन बोलते हैं। इसका रासायनिक नाम है कैरोटीन। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट्स? रतौंधी रोग हो जाता है। कौन सा हो जाता है? रतौंधी हो जाता है। नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं। शुष्क नेत्र होते हैं, सूख जाते हैं, जिसको अपन जीरोथैलेमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीरोथैलेमिया और नाइट ब्लाइंडनेस होता है, ब्लाइंडनेस, ये रेटिनॉल या कैरोटीनॉइड विटामिन ए की कमी के द्वारा होता है। अगला है अपना विटामिन डी या कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कैल्सीफेरॉल बोलते हैं, कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी की वजह से रिकेट्स होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? रिकेट्स होता है, वो बच्चों के अंदर होता है। बच्चों के अंदर कौन सा रोग होता है? रिकेट्स होता है। और बड़ों के अंदर होता है वो ऑस्टियोमलेशिया होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ऑस्टियोमलेशिया और रिकेट्स ये हड्डी संबंधी बीमारी है। क्या है? हड्डी संबंधी बीमारी। अगला है अपना विटामिन ई। कौन सा विटामिन है स्टूडेंट्स? विटामिन ई। अगर मैं विटामिन ई की बात करूं तो इसका रासायनिक नाम होता है वो टेकोफेरोल होता है। क्या होता है? टेकोफेरोल। विटामिन ई को अपन टेकोफेरोल के नाम से जानते हैं। टेकोफेरोल। टेकोफेरोल से प्रजनन में कमी आती है। क्या आती है स्टूडेंट्स? वुमन होती है, नर वो होती है, बंध्यता उत्पन्न होती है। क्या होती है? प्रजनन संबंधी समस्याएं उत्पन्न होती है, बंध्यता उत्पन्न होती है, और मांसपेशियों की दुर्बलता होती है। क्या होती है? मांसपेशियां होती है वो दुर्बल हो जाती है। अगले अपन विटामिन की बात करें तो अगला अपना विटामिन है वो है तो कौन सा स्टूडेंट्स? के। विटामिन कौन सा है? के। विटामिन के की मैं बात करूं तो इसको अपन फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? विटामिन के को अपन फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से जानते हैं? फाइलोक्विनोन के नाम से जानते हैं। और विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त का थक्का होता है वो नहीं बनता है। ब्लीडिंग होती है वो होती रहती है, लगातार रक्त वो बहता रहता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है फाइलोक्विनोन की कमी से या विटामिन के की कमी से। फिर है विटामिन बी वन। विटामिन बी वन को अपन थायमिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स?
थायमीन, और थायमीन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है। क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है, या स्नायु दुर्बल हो जाती है, यानी कि अपने ये स्नायु तंत्र होता है, ये स्नायु तंत्र होता है वो दुर्बल हो जाता है। अगला है अपना विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन। क्या स्टूडेंट्स? विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन, इसमें क्या होता है? जीभ में सूजन आ जाती है, होठ है वो फट जाती है। अपने जीभ होती है, इसके अंदर सूजन आ जाती है, और ये होठ होते हैं वो फट जाते हैं विटामिन B2 या राइबोफ्लेविन की कमी से। अगला अपना आता है विटामिन, वो आता है विटामिन B3। कौन सा आता है स्टूडेंट्स? विटामिन B3। विटामिन B3 को अपन नाइसिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नाइसिन। नाइसिन में क्या होता है? पेलेग्रा 3D होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? पेलेग्रा 3D होता है, जिसमें डायरिया, डर्मेटाइटिस और डिमेंशिया होता है। क्या होता है? पेलेग्रा 3D होता है विटामिन B3 या नियासिन की कमी से, इसमें डायरिया, पेलेग्रा और डर्मेटाइटिस होता है। फिर होता है अपना विटामिन B12। क्या? विटामिन B12 या साइनोकोबालामिन। क्या स्टूडेंट्स? विटामिन B12 या कोबालामिन, इसको अपन साइनोकोबालामिन भी बोलते हैं, कोबालामिन या साइनोकोबालामिन। विटामिन B12 साइनोकोबालामिन। इसमें क्या होता है? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? एनीमिया होता है, एनीमिया होता है। इस एनीमिया को अपन है वो मेगालोब्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। अगला है अपना विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। क्या स्टूडेंट्स? विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड। अगर मैं विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की बात करूं, तो एस्कॉर्बिक एसिड की वजह से वो स्टूडेंट्स स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है, जिसमें मसूड़ों से खून आता है, घाव है वो भर जाते हैं, घाव है वो भरते नहीं है। ये हो गया अपना विटामिन सी। और के अलावा अपन बात करें तो विटामिन B6 और आता है। क्या आता है स्टूडेंट्स? विटामिन B6 आता है। एक और विटामिन, उसके बारे में भी अपन ध्यान रखना, विटामिन B6 जिसको अपन पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? पायरिडॉक्सिन बोलते हैं। एक विटामिन आता है विटामिन B7। कौन सा आता है स्टूडेंट्स? विटामिन B7 आता है, जिसको अपन है वो स्टूडेंट्स विटामिन H के नाम से जानते हैं, या इसको अपन बायोटीन के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं? विटामिन B7 होता है, उसको अपन बायोटीन या विटामिन H के नाम से वो स्टूडेंट्स जानते हैं। स्टूडेंट्स अपन है जो विटामिन की कमी से होने वाले रोगों की बात कर ली है, अब अपन है वो खनिज लवणों की कमी से होने वाले रोगों की है वो बात करने वाले हैं। अगर मैं बात करूं खनिज लवणों की, तो पहला है अपना आयरन। कौन सा है? आयरन। आयरन की कमी से रोग कौन सा होता है स्टूडेंट्स? एनीमिया रोग होता है। कौन सा होता है? आयरन की कमी से वो एनीमिया रोग होता है। और एनीमिया रोग में क्या होता है? रक्त की कमी हो जाती है। क्या हो जाती है? शरीर के अंदर रक्त की कमी हो जाती है, रक्त की कमी हो जाती है, शरीर में रक्त की है वो कमी हो जाती है आयरन के अंदर, सॉरी, इस आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, जिससे थकान आने लग जाते हैं, शरीर थकान उत्पन्न करता है और चक्कर आने वो लग जाते हैं। फिर अपना है आयोडीन। कौन सा है स्टूडेंट्स? आयोडीन। आयोडीन की बात करूं तो आयोडीन की कमी से गेंगा रोग उत्पन्न होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? गेंगा रोग है वो उत्पन्न होता है, और जिसको अपन गोइटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गोइटर बोलते हैं। और मानसिक मदद आ जाती है, यानी कि आदमी थोड़ा दिमाग से वो कम काम करने लग जाता है, मानसिक मंद उत्पन्न हो जाता है। फिर अपन बात करें कैल्शियम की। किसकी बात करें स्टूडेंट्स? कैल्शियम की। तो कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है और रिकेट्स रोग उत्पन्न हो जाता है। कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है और रिकेट्स रोग होता है वो स्टूडेंट्स उत्पन्न होता है। अब अपन बात करते हैं फास्फोरस की। फास्फोरस की कमी से वो हड्डियां कमजोर हो जाती है, फास्फोरस की कमी से भी हड्डियों के अंदर कमजोरी उत्पन्न होती है। जिंक की बात करें स्टूडेंट्स, तो जिंक में वो जिंक की कमी से क्या होता है? शरीर की ग्रोथ है वो रुक जाती है, शरीर की वृद्धि रुक जाती है और बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। मैग्नीशियम की बात करूं मैं स्टूडेंट्स, Mg की बात करूं, मैग्नीशियम की कमी से मांसपेशी कंपन होता है, मांसपेशियां होती है शरीर के अंदर जितनी भी, उन मांसपेशियों के अंदर है वो मैग्नीशियम की कमी से कंपन उत्पन्न होता है, शरीर के अंदर थकावट आने लग जाती है। अब बात करते हैं अपन इनके निवारण और उपायों की। तो संतुलित एवं विविध आहार लेना चाहिए अपन को, संतुलित आहार लेना चाहिए जिसके अंदर उपयुक्त मात्रा के अंदर सभी आवश्यक पोषक तत्व वो अलग अलग प्रकार का आहार लेना चाहिए। फोर्टिफाइड खाद्य जैसे आयोडाइज्ड नमक, विटामिन डी युक्त दूध का प्रयोग करना चाहिए। फोर्टिफाइड खाद्य, फोर्टिफाइड खाद्य क्या होते हैं? इनके अंदर है वो स्टूडेंट्स अपन खाद्य पदार्थ होते हैं, उनके अंदर अलग से अपन को विशेष पोषक तत्व मिलाते हैं। पोषण शिक्षा और जागरूकता अभियान है वो चलाने चाहिए। ये हो गया अपने। अगला अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि ड्राइंग एवं डिहाइड्रेशन। क्या स्टूडेंट्स की ड्राइंग एवं डिहाइड्रेशन, शुष्कन एवं निर्जलीकरण द्वारा खाद्य पदार्थ किस प्रकार से वो परिरक्षित किए जाते हैं? पहले अपन बात करते हैं ड्राइंग।
ड्राइंग एवं डिहाइड्रेशन होता है, ये एक भौतिक विधियां होती है। कैसी स्टूडेंट्स? ड्राइंग एवं डिहाइड्रेशन खाद्य प्रोसेस फूड प्रोसेसिंग की फिजिकल मेथड्स होती है, भौतिक विधियां होती है। इनमें खाद्य से जल की मात्रा को कम कर दिया जाता है। क्या करते हैं अपन? खाद्य पदार्थ होता है, इस खाद्य पदार्थ से अंदर से जल की मात्रा होती है, उसको है वो स्टूडेंट्स अपन कम करते हैं। सूक्ष्म जीवों का विकास नहीं होता है, जिसके कारण सूक्ष्म जीवों का विकास नहीं होता है। अब अपन बात करते हैं इसकी डिफरेंट की। तो शुष्कन या ड्राइंग होती है, ये प्राकृतिक धूप या हवा के द्वारा जल हटाया जाता है। शुष्कन या अपन बात करते हैं ड्राइंग की या जिसको अपन सुखाना बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? सुखाना। तो ये सुखाना होता है वो किसके द्वारा होता है? प्राकृतिक धूप या हवा के द्वारा होता है। जबकि निर्जलीकरण नियंत्रित व ताप व वायु से जल को हटाया जाता है। निर्जलीकरण में क्या करते हैं? नियंत्रित तापमान तथा वायु से वो जल को हटाते हैं। इसका उपयोग है अपन निर्जलीकरण का उपयोग है व्यावसायिक उद्योगों के अंदर है वो प्रयुक्त करते हैं। लाभ की बात करूं कि ड्राइंग और डिहाइड्रेशन के क्या लाभ है, तो लाभ में पहला है कि उत्पाद की सेल्फ लाइफ बढ़ती है। उत्पाद की सेल्फ लाइफ है वो बढ़ेगी और उत्पाद जल्दी खराब नहीं होगा। वजन और आयतन में कमी आती है, जिससे परिवहन में आसान होता है। पोषक तत्वों की हानि कम होती है। उत्पाद के वजन और आयतन में कमी आएगी, पोषक तत्वों की हानि है वो कम होगी। अब अपन बात करते हैं विधियों की। तो पहली विधि है धूप में सुखाना, सन ड्राइंग। सन ड्राइंग में क्या होता है कि खुली धूप में फैलाकर सुखाया जाता है। जैसे अपन मिर्ची को सुखाते हैं, मिर्ची हो गई, किशमिश, प्याज वगैरह हो गया, इनको अपन है वो सीधा धूप के अंदर सुखाते हैं। उसके अलावा मैं बात करूं तो पश्चिमी राजस्थान में इन दिनों के अंदर खेजड़ी की जो सांगरी होती है, सांगरी, इस सांगरी को भी है वो धूप के अंदर सुखाया जाता है। यह भी एक बहुत ही अच्छा सब्जी होती है सांगरी की। अगला है हवा से सुखाना या एयर ड्राइंग। एयर ड्राइंग की बात करें तो एयर ड्राइंग में गर्म हवा द्वारा गर्म हवा को प्रवाहित करके सुखाया जाता है। एयर ड्राइंग में क्या करते हैं अपन? खाद्य पदार्थ होता है उसके अंदर गर्म हवा को है वो प्रवाहित किया जाता है और उन्हें सुखाया जाता है। जैसे अदरक, लहसुन को मैं बात करूं तो सांगरी को है वो अपने जियोलॉजिकल इंडिकेटर है वो प्राप्त हो गया, भौगोलिक संकेत है वो प्राप्त हो गया, जीआई टैग बोलते हैं जिसको अपन, वो प्राप्त हो चुका है। बीकानेर को मिला है सांगरी का जीआई टैग। किसको मिला है स्टूडेंट्स? बीकानेर को मिला है। बीकानेर डिस्ट्रिक्ट है अपने राजस्थान में, उसको है वो सांगरी का जीआई टैग मिला है। उसके अलावा बात करें वैक्यूम निर्जलीकरण, तीसरी विधि है वो अपनी है वैक्यूम निर्जलीकरण। इसके अंदर अपन कम दाब में कम तापमान पर है सुखाते हैं। खाद्य पदार्थ होते हैं, इनको कम दाब और कम तापमान में वो सुखाते हैं। जैसे कॉफी, दूध पाउडर, ये हो गया। और अपन बात करें स्टूडेंट्स तो अगली अपनी विधि है वो है स्प्रे ड्राइंग। कौन सी है? स्प्रे ड्राइंग। स्प्रे ड्राइंग में क्या करते हैं? तरल को बारीक बूंदों में छिड़क कर सुखाते हैं। क्या करते हैं? तरल होते हैं, तरल पदार्थ होते हैं, इनको बारीक बूंदों के अंदर अपन छिड़क कर सुखाते हैं। जैसे दूध पाउडर वगैरह को सुखाया जाता है। फ्रीज ड्राइंग। फ्रीज ड्राइंग में अपन पदार्थों को है वो जमा कर फिर निर्वात में सुखाते हैं। जैसे जैविक पदार्थ, इंस्टेंट कॉफी वगैरह को अपन फ्रीजिंग ड्राइंग के द्वारा सुखाते हैं। फिर है टनल ड्रायर। टनल ड्रायर में बड़े पैमाने पर गर्म हवा में फल, स्लाइस, खाद्य पदार्थ को है वो सुखाया जाता है। तो ये हो गए अपने ड्राइंग और डिहाइड्रेशन की अलग अलग प्रोसेस। ये तो अपने है सारी डिहाइड्रेशन की प्रक्रिया। किसकी है स्टूडेंट्स? डिहाइड्रेशन की प्रोसेस है। इसमें भी अपन है वैक्यूम निर्जलीकरण भी डिहाइड्रेशन से होता है, लेकिन ये दोनों है वो ड्राइंग की प्रक्रिया है। ये अपन को ध्यान रखना है। अब अपन बात करते हैं इनके एग्जाम्पल की। जैसे अमचूर होता है, कच्चे आम को काट कर धूप में सुखाकर तैयार किया जाता है। अमचूर क्या होता है स्टूडेंट्स? अमचूर की मैं बात करूं तो अमचूर होता है उसको अपन कच्चे आम को धूप के अंदर सुखाकर तैयार करते हैं। किशमिश होता है वो अंगूर को शुष्क करके। किशमिश की बात करें अगर स्टूडेंट्स की, किशमिश क्या होता है? तो किशमिश होते हैं सूखे हुए अंगूर होते हैं। और सूखा दूध होता है, ये स्प्रे ड्राइंग के द्वारा सुखाया जाता है। अब बात करते हैं अपन सावधानियों की। तो अत्यधिक तापमान पोषक तत्वों की हानि पहुंचा सकता है। उचित नमी स्तर है वो बनाए रखनी चाहिए। 6% या 6% से कम है वो नमी नहीं किए जानी चाहिए, हमेशा ही अधिक रखनी चाहिए। वायु रोध पैकिंग की आवश्यकता होती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट पेपर की सॉल्यूशन 2021-22 की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? 2021-22 की है वो पेपर सॉल्यूशन की बात करेंगे। उससे पहले अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी है, पढ़ने में मजा आ रहा है, तो अपने दोस्तों के पास में शेयर कर दीजिए। बीच बीच में आप वो कमेंट जरूर कीजिए कैसी लग रही है क्लास, आपको कमेंट कर दीजिए एक प्यारा सा, और अपन है आगे बात करते हैं। इक्कीस बाईस की बात करूं स्टूडेंट्स तो पहले अपने डेफिनेशन है वो है स्मोक पॉइंट। क्या कि धुआं पॉइंट क्या होता है, धुआं बिंदु क्या होता है, स्मोक पॉइंट क्या होता है।
स्मोक पॉइंट धुआं बिंदु वह तापमान होता है, ये स्मोक पॉइंट होता है वो तापमान को बताता है जिस तापमान पर कोई तेल या वसा गर्म होकर धुआं छोड़ने लगता है। क्या होता है स्टूडेंट्स, अपन जब सब्जी वगैरह बनाते हैं तो उसको गर्म करते हैं, तो थोड़ी देर बाद में अपन देखते हैं उस तेल से वो धुआं निकलना शुरू हो जाता है। तो वह तापमान, जिस तापमान पर कोई तेल या वसा गर्म होकर धुआं छोड़ना शुरू कर देती है, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, स्मोक पॉइंट या धुआं बिंदु कहते हैं। यह तेल की गुणवत्ता को दर्शाता है। उच्च धुआं बिंदु वाले तेल उच्च तापमान पर खाना पकाने के लिए उपयुक्त होते हैं। स्मोक पॉइंट होता है स्टूडेंट्स, ये तेल की गुणवत्ता को बताते हैं। जिस तेल की स्मोक पॉइंट उच्च होती है वो खाना बनाने के लिए उतना ही उपयुक्त रहता है। अगर अपन वैज्ञानिक दृष्टि की बात करें तो वाष्पीकरणशील यौगिकों के टूटने का तापमान होता है। क्या होता है, वाष्पीकरणशील यौगिकों के टूटने का तापमान। तेल या वसा होती है उसके अंदर वाष्पीकरणशील यौगिक होते हैं। वाष्पन के वे यौगिक जो वाष्पन क्रिया कर सकते हैं उनके टूटने का जो तापमान बिंदु होता है उसको अपन स्मोक पॉइंट के नाम से जानते हैं। अगला है स्कर्वी। स्कर्वी होता है एक पोषण संबंधी रोग है, विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होता है। स्कर्वी अपन ने देखा था कि ये एक पोषण संबंधी बीमारी है और विटामिन सी या एस्कॉर्बिक एसिड जिसको अपन बोलते हैं उसकी कमी के द्वारा विटामिन सी है वो डिजीज होती है। इसके द्वारा क्या होता है, मसूड़ों से खून आने लग जाता है, त्वचा कमजोरी उत्पन्न होती है, त्वचा पर धब्बे और घाव है वो ठीक नहीं होते हैं। ये कोलेजन संश्लेषण में रुकावट के कारण होता है। स्कर्वी किसके कारण होता है स्टूडेंट्स, कोलेजन संश्लेषण। कोलेजन संश्लेषण होता है, कोलेजन का संश्लेषण नहीं हो पाता है, कोलेजन संश्लेषण में रुकावट के द्वारा स्कर्वी रोग होता है वो उत्पन्न होता है। अगला है अपना सापेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी। क्या है स्टूडेंट्स की सापेक्षिक घनत्व क्या होती है, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। बात करते हैं अपन सापेक्षिक घनत्व या रिलेटिव डेंसिटी की। तो सापेक्षिक घनत्व किसी पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व तुलना में होता है। क्या स्टूडेंट्स, किसी पदार्थ का घनत्व जल के घनत्व तुलना में होता है। इसे वैज्ञानिक रूप से इस प्रकार व्यक्त किया जाता है कि सापेक्षिक घनत्व होता है वो पदार्थ का घनत्व बटा जल का घनत्व होता है। सापेक्षिक घनत्व होता है रिलेटिव डेंसिटी। सापेक्षिक घनत्व क्या होता है स्टूडेंट्स, कि पदार्थ का घनत्व अपॉन जल का घनत्व, जल का घनत्व, इसको अपन है वो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के नाम से जानते हैं। इसकी कोई मात्राहीन राशि है। रिलेटिव डेंसिटी होती है ये मात्रकहीन राशि है। कैसी है स्टूडेंट्स, मात्रकहीन राशि है, आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रा नहीं होती है। अगला है फोर्टिफाइड फूड। क्या स्टूडेंट्स, फोर्टिफाइड भोजन या फोर्टिफाइड फूड। फोर्टिफाइड फूड की बात करें तो वे खाद्य पदार्थ जिनमें अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे आयरन, आयोडीन, विटामिन ए या विटामिन डी कृत्रिम रूप से मिलाए जाते हैं। वे खाद्य पदार्थ जिनके अंदर अतिरिक्त पोषक तत्व जैसे आयरन, विटामिन या फिर अपने आयोडीन वगैरह ये अतिरिक्त कृत्रिम रूप से मिलाते हैं। यह कुपोषण को, माल फॉर्मेशन को रोकने में सहायक होता है। यह खाद्य पोषण में सुधार के लिए एक सार्वजनिक स्वास्थ्य तकनीक है। अगला है फ्रीजिंग या हिमीकरण। कि फ्रीजिंग क्या होता है या हिमीकरण क्या होता है। हिमीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें किसी द्रव पदार्थ को ठंडा करके उसे ठोस अवस्था में परिवर्तित किया जाता है। हिमीकरण प्रोसेस या फ्रीजिंग में अपन क्या करते हैं, कोई भी द्रव पदार्थ है उस द्रव पदार्थ को ठंडा करके उसको अपन ठोस अवस्था में वो स्टूडेंट्स परिवर्तित करते हैं। 0 डिग्री सेल्सियस या उससे कम तापमान पर होता है। फ्रीजिंग होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस या इससे कम तापमान पर होता है। यह भोजन को संरक्षित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। फ्रीजिंग होता है भोजन को संरक्षित करने के उपयोग में लाया जाता है। यह जल अणुओं की क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स, हिमीकरण की बात करें तो जल के अणुओं की क्रिस्टलीकरण प्रक्रिया होती है। अगला अपन बात करते हैं डिफरेंट की। अगला अपना इसमें डिफरेंट है विटामिन और मिनरल्स की। विटामिन और मिनरल्स के बीच में अपन को अंतर बताना है। मैं बात करूं विटामिन की तो विटामिन जैविक यौगिक होते हैं जो शरीर के सामान्य कार्यों के लिए आवश्यक होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, विटामिन होते हैं ये जैविक यौगिक होते हैं, यह शरीर की सामान्य क्रियाओं के लिए, कार्यों के लिए आवश्यक होता है। खनिज लवण अकार्बनिक तत्व होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, खनिज लवण होते हैं ये अकार्बनिक तत्व होते हैं। ये शरीर की संरचना और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। किसके लिए, शरीर की बॉडी स्ट्रक्चर के लिए और जैव रासायनिक प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। उसके बाद में अगला है कार्बन। अगर प्रकृति की बात करें तो विटामिन होते हैं ये ऑर्गेनिक प्रकृति के होते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट्स, विटामिन कार्बनिक प्रकृति के होते हैं, जबकि खनिज लवण होता है ये अकार्बनिक प्रकृति का, इनऑर्गेनिक प्रकृति का होता है। अब बात करते हैं शरीर के अंदर कार्यों की। तो विटामिन होता है ये एंजाइम क्रियाओं में सहायक होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स, विटामिन एंजाइम क्रियाओं में सहायक होते हैं।
रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं। क्या करते हैं? रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखते हैं, एंजाइम क्रियाओं में सहायक होते हैं। जबकि खनिज लवण हड्डियों को मजबूती प्रदान करते हैं, तंत्रिका तंत्र का कार्य और मांसपेशी संकुचन में सहायक होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें, विटामिन बी, सी, डी, ई और के। विटामिन क्या होते हैं? विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के इनके एग्जाम्पल है। जबकि खनिज पदार्थ के कैल्शियम, आयरन, पोटेशियम, जिंक, सोडियम ये होते हैं। अब इनके बात करें स्रोतों की कि विटामिन के स्रोत क्या है, तो विटामिन के स्रोत है हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और मांस। जबकि इसके भी एक हरी सब्जी, दूध, अंडा, दाल, मांस, नमक होते हैं, ये अपने खनिज पदार्थ, खनिज लवणों के स्रोत होते हैं। अगला अपना डिफरेंट है स्टूडेंट्स, मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। क्या स्टूडेंट्स? मोनोसेकेराइड एंड डाइसेकेराइड। अगर मैं बात करूं मोनोसेकेराइड, तो मोनोसेकेराइड सबसे सरल शर्करा या कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मोनोसेकेराइड होते हैं, ये सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होते हैं और जिनमें अधिक हाइड्रोलाइज नहीं किया जाता। इनको है और अधिक जो एकलक इकाइयाँ होती है, मोनोसेकेराइड होती है, ये एकलक इकाइयाँ होती है। इनको और है अपन आगे हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, इनको आगे अपन तोड़ नहीं सकते। जबकि डाइसेकेराइड होती है, ये दो मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। क्या डाइसेकेराइड होता है? ये दो मोनोसेकेराइड अणुओं से मिलकर बना होता है। अगर मैं बात करूं मोनोसेकेराइड के इसके रासायनिक सूत्र की बात करूं, तो मोनोसेकेराइड का रासायनिक सूत्र होता है C6H2O6। क्या होता है? मोनोसेकेराइड का रासायनिक सूत्र होता है वो C6H2O6 होता है। जबकि डाइसेकेराइड का रासायनिक सूत्र होता है वो होता है C12H22O11। क्या होता है स्टूडेंट? C12H22O11 होता है, वो इसका रासायनिक सूत्र होता है। अगला बात करें अपन मॉलिक्यूल की, तो मोनोसेकेराइड के अंदर एक शर्करा अणु होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? मोनोसेकेराइड एक शर्करा अणु होती है और डाइसेकेराइड के अंदर दो शर्करा अणु होती है। मोनोसेकेराइड अधिक मीठे होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? मोनोसेकेराइड होते हैं, ये अधिक मीठे होते हैं, अधिक स्वीट होते हैं। जबकि डाइसेकेराइड कम मीठास युक्त होते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज ये मोनोसेकेराइड होती है। क्या होती है स्टूडेंट्स? मोनोसेकेराइड होती है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड होती है। जबकि सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज, क्या है स्टूडेंट्स? सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज होते हैं, वो अपने डाइसेकेराइड होते हैं। जिनको अपन माल्टोज, लैक्टोज और सुक्रोज की मैं बात करूं, MLS की, किसकी बात करूं? MLS होते हैं, ये डाइसेकेराइड होते हैं। और माल्टोज की बात करें स्टूडेंट्स अपन, माल्टोज बनती है वो ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से बनती है। किससे बनती है? माल्टोज के अंदर ग्लूकोज के दो अणु पाए जाते हैं। किसके अंदर दो अणु पाए जाते हैं स्टूडेंट्स? ग्लूकोज के दो अणु पाए जाते हैं। लैक्टोज की बात करें तो लैक्टोज के अंदर ग्लूकोज और गैलेक्टोज के अणु पाए जाते हैं। ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, गैलेक्टोज के अणु पाए जाते हैं। फिर अपन तीसरी बात करें सुक्रोज की, किसकी बात करें? सुक्रोज की। सुक्रोज की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो सुक्रोज के अंदर होता है वो एक तो ग्लूकोज का अणु पाया जाएगा और दूसरी एकलक इकाई होगी वो अपने होगी फ्रक्टोज। कौन सी होगी? फ्रक्टोज। ये भी है वो स्टूडेंट्स याद रखना, न्यू टाइप के अंदर पूछ सकते हैं कि सुक्रोज की एकलक इकाइयां कौन कौन सी है, तो अपन को बताना ग्लूकोज और फ्रक्टोज। माल्टोज की, लैक्टोज की पूछे तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, और माल्टोज की पूछे तो ग्लूकोज की दो मोनोसेकेराइड ग्लूकोज होते हैं, वो मिलकर बनाते हैं। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि खाद्य उपयोग में सूक्ष्म जीवों की किण्वन भूमिका बताइए। तो स्टूडेंट्स अपन किण्वन के बारे में पढ़ चुके हैं, किण्वन के बारे में अपन ने वो पढ़ लिया है। थोड़ी अपन भूमिका है वो देख लेते हैं। किण्वन क्या होता है? किण्वन है माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खाद्य उद्योग में माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे जीवाणु, यीस्ट, कवक आदि कई किण्वन की प्रक्रिया से वो अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है। और किण्वन एक जैव रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें कार्बोहाइड्रेट या शर्करा होती है उसको एंजाइमों की सहायता से एल्कोहल, अम्ल या गैस में परिवर्तित करते हैं। यह केवल भोजन को संग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है इससे, बल्कि उसका भोजन का स्वाद, सुगंध और बनावट में भी है वो किण्वन के द्वारा लाभ मिलता है। अगला है भूमिका की बात करें तो यीस्ट होता है, ये शराब, ब्रेड और बेकरी उत्पादों में शर्करा को क्या करता है स्टूडेंट्स? एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करता है। लैक्टिक एसिड है, अपन ने दही, दूध, छाछ की अपन बात की थी। एसिटोबैक्टर क्या करते हैं? एसिटोबैक्टर शराब को है वो सिरका या विनेगर के अंदर परिवर्तित करता है, अल्कोहल को विनेगर में। फिर किण्वन से बनने वाले उत्पादों में अपन ने बात की थी दूध, दही हो गया, ये चीज, पनीर हो गया, इडली, डोसा, अचार ये बनते हैं।
इसके अलावा बात करें वैज्ञानिक लाभ की, तो ये खाद्य पदार्थों को रोगजनक सूक्ष्म जीवों से बचाता है। विटामिन बी यानी साइनोकोबालामिन और विटामिन के जैसे पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाता है। फिर पाचन में सहायक होते हैं और प्रोबायोटिक गुण प्रदान करते हैं। अगला है आहार विज्ञान एवं पोषण की नई प्रवृत्तियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है स्टूडेंट्स कि न्यू ट्रेंड्स इन फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन। आहार विज्ञान और न्यूट्रिशन पोषण के अंदर नई कौन कौन सी प्रवृत्तियां हुई है उनके बारे में अपन को बताना है। तो आधुनिक जीवन शैली और स्वास्थ्य के प्रति बढ़ती जागरूकता के चलते आहार विज्ञान एवं पोषण के क्षेत्र में नई प्रवृत्तियां विकसित हुई है। इन प्रवृत्तियों का उद्देश्य केवल भोजन की गुणवत्ता और सुरक्षा बढ़ाना नहीं है, बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य को दीर्घकालिक रूप में वो रखा जाता है। प्रवृत्तियों की बात करें तो पहला आता है अपना फंक्शनल फूड्स। कौन से आते हैं स्टूडेंट्स? फंक्शनल फूड्स। ये खाद्य पदार्थ जो सामान्य पोषण के साथ साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं। फंक्शनल फूड होते हैं ये खाद्य सामान्य पोषण के साथ में अपन के रोग प्रतिरोधक क्षमता और मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देते हैं, जैसे ओमेगा 3 युक्त दूध, प्रोबायोटिक दही, बीटा ग्लूकन युक्त ओट्स इत्यादि। अगला है न्यूट्रास्यूटिकल्स। क्या है स्टूडेंट्स? न्यूट्रास्यूटिकल्स ये खाद्य उत्पाद औषधीय गुण रखते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रास्यूटिकल्स होते हैं। न्यूट्रास्यूटिकल्स खाद्य उत्पाद होते हैं स्टूडेंट्स, औषधीय गुण रखते हैं। कौन सा गुण रखते हैं स्टूडेंट्स? औषधीय गुण है वो रखते हैं। कई रोगों जैसे हृदय रोग, मधुमेह, मोटापा आदि से बचाने में सहायक होते हैं। एग्जाम्पल की बात करूं मैं न्यूट्रास्यूटिकल्स एग्जाम्पल है ग्रीन टी, फाइबर युक्त सप्लीमेंट्स होते हैं, ग्रीन टी और फाइबर युक्त सप्लीमेंट्स। फिर है अगला फोर्टिफाइड फूड्स। फोर्टिफाइड फूड्स के बारे में अपन ने पढ़ा था कि इसके अंदर अतिरिक्त है वो अपन आयरन, कैल्शियम, आयोडीन, विटामिन ए और डी को मिलाते हैं, जैसे आयोडीन युक्त नमक, आयरन युक्त आटा। ये अगला है नैनो टेक्नोलॉजी। नैनो टेक्नोलॉजी में भोजन की गुणवत्ता यह अलग अलग है स्टूडेंट्स, फूड साइंस के अंदर है वो नई तकनीकी विकसित है। इसमें नैनो टेक्नोलॉजी की बात करें तो नैनो टेक्नोलॉजी में भोजन की गुणवत्ता, सुरक्षा, डिलीवरी सिस्टम को है वो बेहतर बनाने के लिए नैनो पार्टिकल्स का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं स्टूडेंट्स? नैनो पार्टिकल्स का उपयोग करते हैं। अगला है प्लांट बेस्ड डाइट्स। शाकाहारी और विगन आहार तेजी से लोकप्रिय हो रहे हैं क्योंकि ये पर्यावरण के लिए क्या है स्टूडेंट्स? अनुकूल और स्वास्थ्य वर्धक होते हैं। फिर है क्लीन लेबलिंग। क्लीन लेबलिंग में भी है स्टूडेंट्स क्या होता है कि उपभोक्ता को है वो उन उत्पादों को पसंद कर रहे हैं, उपभोक्ता है वो उन उत्पादों को पसंद कर रहे हैं जिनमें क्या होती है रंगों की मात्रा, जिनमें रासायनिक संरक्षक और कृत्रिम रंग होते हैं वो न्यूनतम मात्रा में हो। अब अपन बात करते हैं एक्सप्लेन क्वेश्चनों की। 6 क्वेश्चन की बात करें तो कुपोषण को परिभाषित करें और उनके प्रकारों को लिखिए। मनुष्य में कुपोषण की समस्या को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है? कुपोषण की परिभाषा वो स्टूडेंट्स अपन ने पहले बात कर ली है। कुपोषण के प्रकार होते हैं वो अपने 2 प्रकार पढ़े थे। पहला होता है वो स्टूडेंट्स अपोषण या अंडर न्यूट्रिशन होता है। क्या होता है? अपोषण या अंडर न्यूट्रिशन। इसमें शरीर को आवश्यक पोषक तत्वों की मात्रा कम मिलती है। यह अधिकतर बच्चों, गर्भवती महिलाओं और निर्धन वर्ग के अंदर पाया जाता है। इसमें माइनस में क्या होता है? ऊर्जा की कमी होती है, प्रोटीन की कमी होती है, क्वाशियोकर में प्रोटीन की कमी होती है। फिर है अगला अपना अति पोषण या ओवर न्यूट्रिशन। क्या स्टूडेंट्स? अगला पोषण का कुपोषण का प्रकार है वो है अति पोषण या ओवर न्यूट्रिशन। अति पोषण या ओवर न्यूट्रिशन की बात करें तो जब शरीर को आवश्यकता से अधिक ऊर्जा या वसा मिलती है तो उसको अपन शरीर के अंदर अधिक ऊर्जा और वसा मिलती है तो जैसे मोटापा, मधुमेह और हृदय रोग उत्पन्न होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी या माइक्रोन्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। इसमें आयरन की कमी से एनीमिया, आयोडीन की कमी से गेंगा, विटामिन ए की कमी से रात्रि अंधता या नाइट ब्लाइंडनेस रोग उत्पन्न हो जाते हैं। अब बात करते हैं अपन प्रिवेंशन ऑफ मोल्ट्यूनेशन, यानी कि ये कुपोषण होती है, कुपोषण की कमी को अपन है वो किस प्रकार से कार्य दूर करेंगे। तो कमी की मैं बात करूं तो इसकी कमी के उपायों की बात करें अपन अगर कुपोषण की तो पहला अपना है संतुलित आहार। क्या है स्टूडेंट्स? संतुलित आहार। संतुलित आहार की बात करूं तो सभी आवश्यक पोषक तत्वों वाला आहार अपन को लेना चाहिए। ऐसा आहार लेना चाहिए जिसके अंदर सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध हो। पोषण शिक्षा, बच्चों, महिलाओं और अन्य परिवारों को पोषण संबंधी जानकारी देनी चाहिए। फोर्टिफाइड फूड का अपन को प्रयोग करना चाहिए।
स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता का है वो ध्यान रखना चाहिए। स्वास्थ्य संबंधी सेवाएं और टीकाकरण में बच्चों को माताओं पर अपन को समय पर पोषण देना चाहिए। अगला है कि डिब्बाबंदी क्या है तथा डिब्बाबंदी में भोजन के खराब होने का प्रमुख कारण क्या है। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना रिपीट है। क्या है ये क्वेश्चन अपन रिपीट है, पिछले पेपर के अंदर अपन ने पढ़ा था। आप है वो एक बार यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। थोड़ा डिब्बाबंदी की प्रक्रिया मैं आपको बता देता हूँ कि डिब्बाबंदी की अपन डेफिनेशन की बात करें तो ये एक खाद्य संरक्षण की तकनीक है। क्या स्टूडेंट्स, डिब्बाबंदी या कैनिंग की बात करें तो खाद्य संस्करण की खाद्य संरक्षण की तकनीक है जिसमें भोजन को वायुरोधी धातु या कांच के डिब्बों में भरकर उच्च तापमान पर गर्म किया जाता है। कैनिंग के अंदर क्या करते हैं अपन, भोजन को वायुरोधी डिब्बों के अंदर भरकर धातु या कांच के डिब्बे होते हैं उनको अपन उच्च तापमान पर गर्म करते हैं जिससे रोगजनक और अपघटनकारी सूक्ष्म जीव नष्ट हो जाते हैं। प्रक्रिया की बात करूं तो सबसे पहले अपन को खाद्य पदार्थों की तैयारी करनी चाहिए और उनकी सफाई करनी चाहिए। डिब्बों के अंदर भरते हैं जिसको अपन फिलिंग बोलते हैं। अगला है एयर रिमूवल और सील करना। डिब्बों के अंदर से हवा को अपन रिमूव करेंगे और उनके ऊपर सील लगाएंगे। ताप उपचार करेंगे हीट प्रोसेसिंग में। हीट प्रोसेसिंग की क्रिया करते हैं वो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर करते हैं। ठंडा करना और स्टोर करना। डिब्बाबंदी खाद्य में होने वाले प्रमुख खराब होने वाले कारणों में पहला है सूक्ष्म जीव जन्य दूषण, यानी माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेशन होता है। उसमें क्या होते हैं, जैसे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम से बैक्टीरिया में विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। दूसरा है रासायनिक प्रतिक्रिया। लोहे या टिन के डिब्बे होते हैं, ये भोजन से धातु, अगर भोजन में धातु से मिल जाती है तो ये रासायनिक प्रक्रिया करके ऑक्सीकरण की क्रिया के द्वारा उसका रंग, स्वाद और पोषण का ह्रास कर देते हैं। फिजिकल डिमांड में डिब्बा यदि टेढ़ा मेढ़ा हो क्षतिग्रस्त होता है तो वो लीकेज हो सकता है। अपर्याप्त हीट प्रोसेसिंग। अगला है अपना स्टूडेंट्स कि वर्ग फर्स्ट के प्रिजर्वेटिव्स को सूचीबद्ध करना है। क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, इनको अपन सूचीबद्ध करना है और खाद्य में इनको भूमिका, खाद्य प्रोसेसिंग या फूड प्रोसेसिंग के अंदर इनकी भूमिका को बताना है। बात करते हैं अपन वर्ग फर्स्ट परिरक्षक की। तो वर्ग फर्स्ट परिरक्षक में वे प्राकृतिक या परंपरागत पदार्थ होते हैं। ये प्राकृतिक और परंपरागत पदार्थ होते हैं, इनका उपयोग अपन भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित रखने के लिए करते हैं। क्लास फर्स्ट प्रिजर्वेटिव होते हैं, ये प्राकृतिक और परंपरागत खाद्य पदार्थ होते हैं। इसका प्रयोग अपन है वो खाद्य पदार्थ नहीं, ये पदार्थ ही होते हैं जिनका उपयोग भोजन को लंबे समय तक सुरक्षित करने के लिए रखा जाता है। सूची की बात करूं तो इसके अंदर पहला आता है अपना नमक और उनका वैज्ञानिक नाम या स्वरूप की बात करें तो नमक के अंदर कौन सा है, सोडियम क्लोराइड NaCl। नमक को क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। चीनी को बोलते हैं अपन सुक्रोज, क्या बोलते हैं, सुक्रोज। इनका सुक्रोज के रूप में चीनी का प्रयोग करेंगे। सिरका या विनेगर एसिटिक एसिड। नींबू का रस लेमन जूस में होता है साइट्रिक एसिड। ऑयल के अंदर वनस्पति या पशु स्रोत होते हैं। मसालों में हल्दी, काली मिर्च आदि होते हैं। खाद्य उद्योगों में इसकी भूमिका की बात करें तो सूक्ष्म जीवों से संरक्षण प्राप्त होता है। यह सूक्ष्म जीवों से बचाते हैं भोजन को। स्वाद एवं बनावट में वो सुधार करते हैं। नमक और सिरका जैसे परिरक्षक पानी की उपलब्धता को कम कर देते हैं। नमक और सिरके का अपन अगर परिरक्षक के रूप में प्रयोग करेंगे तो ये पानी का उपयोग है वो कम कर देंगे, पानी की मात्रा कम कर देंगे, जिससे सूक्ष्म जीवों का विकास नहीं होगा। अगला है स्वाद एवं बनावट में सुधार। चीनी और मसाले भोजन के अंदर स्वाद बढ़ाने के साथ साथ संरक्षण का भी कार्य करते हैं। भंडारण क्षमता में वृद्धि, सेल्फ लाइफ में वृद्धि करते हैं। इनको अधिक समय तक परिरक्षित कर सकते हैं। सुरक्षित परिवहन, डिब्बाबंद अचार, जैम आदि को अपन सुरक्षित स्थानों पर दूर ले जा सकते हैं। प्राकृतिक स्वास्थ्यकर होते हैं। यह वर्ग फर्स्ट परिरक्षक रासायनिक पदार्थों की बजाय में प्राकृतिक होते हैं और इसके कारण स्वास्थ्य पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि मानव में संवेदी ग्राही अंग कौन कौन से होते हैं। क्या है कि मानव के अंदर संवेदी ग्राही अंग कौन कौन से होते हैं और इनका खाद्य उत्पाद बनाने में किस प्रकार की भूमिका रहती है। अपन बात करें संवेदी ग्राही अंगों की तो मानव शरीर में 5 प्रमुख संवेदी अंग होते हैं। यह मानव बाहरी वातावरण से है वो जानकारी प्राप्त करने में मदद करते हैं। इन अंगों की सहायता से हम भोजन के स्वाद, गंध, रंग, बनावट और तापमान का अनुभव करते हैं। पहला है अपना आंख। पहला संवेदी अंग कौन सा, आंख। आंख में अपन को भोजन देख कर है वो पता लगाते हैं। अगर भोजन देखने में अच्छा है तो अपन कहेंगे भोजन अच्छा है।
फिर नोज या नमक गंध का ज्ञान होता है, ऑल्फैक्शन, फिर जीभ है स्वाद का ज्ञान करवाती है, त्वचा होती है वो स्पर्श का ज्ञान करवाती है, और कान होते हैं वो सुनने में सीमित भूमिका, खाद्य उत्पाद में निर्माण में भूमिका होती है। ये सुन के अपन है कोई खाद्य पदार्थ के बारे में कुछ पता नहीं लगा सकते हैं, इसकी सीमित भूमिका होती है। पहली बात करते हैं अपन दृष्टि की। विजन की बात करूं अगर मैं, तो भोजन की रंग, चमक, बनावट आदि का आकलन करने में मदद करती है। उपभोक्ता से पहले भोजन को देखता है, उपभोक्ता पहले भोजन को देखता है फिर ग्रहण करता है। जैसे टमाटर की लालिमा, दूध का सफेद रंग, इडली की मुलायम बनावट। अगला है स्मेल या गंध। नाक के द्वारा भोजन की दुर्गंध या सुगंध को अपन को है वो दुर्गंध, सुगंध या दुर्गंध पता लगती है। भोजन की एरोमा कंपाउंड सुगंध को निर्धारित करते हैं, जैसे बिरयानी की खुशबू, अचार की तिरोगंध। फिर अगला है टेस्ट या स्वाद। क्या जीभ पर पाए जाने वाले टेस्ट बर्ड 5 प्रकार के स्वाद को है वो पहचानते हैं। मीठा, खट्टा, नमकीन, कड़वा और उमामी। ये उमामी स्वाद कैसा होता है। फिर है स्वाद संतुलन के अनुसार खाद्य उत्पाद को है वो अपन विकसित करती हैं। स्पर्श, त्वचा, जीभ दोनों भोजन की बनावट, टेक्सचर, तापमान और नमी, कुरकुरापन इत्यादि का अनुभव कराती हैं, जैसे कुरकुरी चिप्स, ठंडी आइसक्रीम, मुलायम ब्रेड। अगला है श्रवण। कुरकुरे उत्पादों की टूटने की आवाज भोजन की गुणवत्ता को है वो प्रभावित करते हैं, उदाहरण बिस्किट के टूटने की आवाज। अगला अपना क्वेश्चन है कि मानव के शरीर में वसा के पाचन की प्रक्रिया को विस्तार पूर्वक लिखनी है। अपन को बताना है कि मानव के शरीर के अंदर वसा का पाचन किस प्रकार से होता है। अगर अपन बात करें स्टूडेंट्स वसा की, तो वसा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। क्या होता है स्टूडेंट्स? वसा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट होता है। यह शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यह ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है। वसा किसके रूप में होता है स्टूडेंट्स? ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है। और पाचन के बाद में फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में टूटता है। किसमें टूटता है? वसा का पाचन होता है, पाचन के बाद में फैटी एसिड या वसी अम्ल तथा ग्लिसरॉल के अंदर टूटता है। अगला है वसा का पाचन। पहला है मुख गुहा। मुख गुहा की बात करें तो वसा का पाचन प्रारंभ नहीं होता है। मुख गुहा के अंदर, माउथ के अंदर वसा का पाचन है वो प्रारंभ नहीं होता है। भोजन चबाने से वसा टूटती है, लेकिन रासायनिक पाचन होता है वो मुख गुहा के अंदर नहीं होता है, माउथ के अंदर। दूसरा है आमाशय या स्टोमच। आमाशय में गैस्ट्रिक लिपेज थोड़ा सा वसा को पचाता है। क्या करता है स्टूडेंट्स? गैस्ट्रिक लिपेज होता है। यह गैस्ट्रिक लिपेज थोड़ा से वसा को पाचन करता है। वसा जल अवरोधी होता है, अतः पूर्ण पाचन होता है वो आमाशय के अंदर नहीं होता है। फिर आती है अपनी छोटी आंत। छोटी आंत की बात करूं तो छोटी आंत में वसा का मुख्य पाचन स्थल है। वसा का मुख्य पाचन स्थल कौन सा है स्टूडेंट? छोटी आंत। ध्यान रखना क्वेश्चन में आए कि वसा का मुख्य पाचन अंग कौन सा है? छोटी आंत होता है। आमाशय मत करके आ जाना, वहां पर छोटी आंत करना, ध्यान रखना। इसमें क्या होती है? पित्त रस होती है, बाइल जूस होता है। ये यकृत के द्वारा निर्मित होता है और पित्ताशय जेल ब्लेंडर से निकलकर वसा को एमल्सिफाई करता है। वसा का क्या करता है स्टूडेंट्स? वसा का एमल्सिफाई करता है, यानी वसा की छोटी छोटी बूंदों में तोड़ने का कार्य करता है। वसा को छोटी छोटी बूंदों में तोड़ने का कार्य करता है। आमाशय के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स? बाइल जूस होता है, पित्त रस होता है। पित्त रस होता है, ये यकृत के द्वारा निर्मित होता है और पित्ताशय से निकलकर वसा को एमल्सिफाई करता है, यानी वसा को छोटी छोटी बूंदों के अंदर तोड़ता है। फिर आता है अपना लिपेज एंजाइम। लिपेज एंजाइम होता है, ये पैंक्रियाज से निकलता है। किससे निकलता है स्टूडेंट्स? अग्नाशय या पैंक्रियाज से निकलता है और ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड और ग्लिसरील में तोड़ता है। लिपेज एसिड होता है, ये ट्राइग्लिसराइड को फैटी एसिड, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर तोड़ता है। फिर अपना आता है अवशोषण। तो वसा के घटक लैक्टिकल्स द्वारा छोटी आंत के विलाई से है वो अवशोषित होते हैं और लिम्फ प्रणाली के द्वारा पूरे शरीर में पहुंचते हैं। ये हो गया अपना वसा का पाचन। अगला अपना है मेनू प्लानिंग क्या है और इसके उद्देश्य और मेनू प्लानिंग को प्रभावित करने वाले कारकों को लिखिए। मेनू प्लानिंग की मैं बात करूं स्टूडेंट्स, तो मेनू प्लानिंग वह प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न आयु, लिंग, स्वास्थ्य और सामाजिक वर्ग के व्यक्तियों के लिए संतुलित, पौष्टिक और स्वादिष्ट आर्थिक रूप से उपयुक्त आहार की योजना बनाई जाती है। मेन्यू प्लानिंग में अपन
विभिन्न आयु के अनुसार, लिंग के अनुसार, स्वास्थ्य और सामाजिक वर्ग के व्यक्तियों के लिए संतुलित, पौष्टिक और स्वादिष्ट आर्थिक रूप से उपयुक्त आहार की योजना बनाते हैं, उसको मेन्यू प्लानिंग बोलते हैं। इसके उद्देश्यों की बात करूं तो मेन्यू प्लानिंग उद्देश्य है संतुलित आहार की सुनिश्चित करना। पहला उद्देश्य क्या है? संतुलित आहार सुनिश्चित करना, स्वास्थ्य की सुरक्षा, रुचिकर और विविधता युक्त भोजन उत्पन्न करना, आर्थिक संतुलन बनाए रखना और समय तथा संसाधन प्रबंधन, ये होते हैं इसके मुख्य उद्देश्य मेन्यू प्लान के। अगला है भोजन मेन्यू प्लानिंग को प्रभावित करने वाले कारक। क्या स्टूडेंट्स की मेन्यू प्लानिंग को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है? तो आयु, बच्चों, वयस्क और वृद्धों के लिए पोषण की आवश्यकता भिन्न भिन्न होती है। लिंग, पुरुषों को अधिक कैलोरी और महिलाओं को आयरन की अधिक आवश्यकता रहती है। स्वास्थ्य स्थिति की बात करें तो रोगी, गर्भवती या स्तनपान कराने वाली महिलाओं का विशेष है वो आहार देना चाहिए। आर्थिक स्थिति की बात करें तो उपलब्ध बजट के अनुसार सामग्री का अपन को चयन करना चाहिए। मौसमी उपलब्धता, जैसे मौसमी फल सब्जी सस्ती और पौष्टिक होती है। फिर है धार्मिक या कल्चरल पहलू, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, उपवास आदि। समय की उपलब्ध व्यस्तता, जीवन में शीघ्र बनने वाले भोजन की योजना होती है। अगला अब अपन बात करते हैं 2022-23 के पेपर सॉल्यूशन की। किसकी बात करेंगे स्टूडेंट्स? 2022-23 का पेपर सॉल्यूशन। इसके अंदर पहला क्वेश्चन है कुपोषण। ये स्टूडेंट्स डेफिनेशन है वो रिपीट है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। फिर बाद में अगला अपनी डेफिनेशन है वो है पार्टिकल डेंसिटी। रिपीट डेफिनेशंस को बार बार बताने से टाइम वेस्ट होगा स्टूडेंट्स, अपन को याद तो एक बार में भी हो जाता है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि हम पढ़ेंगे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बहुत ही सिंपल भाषा के अंदर है वो सारी डेफिनेशन लिखी हुई है। अगला है अपना कुपोषण, पार्टिकल डेंसिटी या कणों का घनत्व। भोजन के ठोस कणों के द्रव्यमान को उनके आयतन के अनुपात होता है। भोजन के ठोस कणों का द्रव्यमान, ठोस कण के होते हैं द्रव्यमान उनके आयतन के अनुपात में होता है। इसका मान सामान्यतः 2.65 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये मृदा का होता है। किसका है स्टूडेंट्स? मृदा का कण घनत्व होता है वो होता है 2.65 ग्राम। और अगर अपन बात करें या फूड साइंस के अंदर कण घनत्व होगी तो आप मिट्टी की जगह आप भोजन कर लेना। भोजन के ठोस कणों के द्रव्यमान का उनके आयतन के अनुपात, आयतन से अनुपात को बोलते हैं। अगला है अपना बैलेंस डाइट या संतुलित आहार। संतुलित आहार वह आहार होता है जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और रेशा उचित मात्रा के अंदर उपस्थित होते हैं। संतुलित आहार में सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध होते हैं। ये आहार की शरीर की ऊर्जा आवश्यकताओं और विकास को पूरा करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। उसके बाद में अगला है अपना फोर्टिफाइड फूड। फोर्टिफाइड फूड है फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ, रिपीट है, आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला है, अगले अपनी डेफिनेशन है कैरामेलाइजेशन। क्या है स्टूडेंट्स कि कैरामेलाइजेशन क्या होता है? कैरामेलाइजेशन एक गैर एंजाइमेटिक ब्राउनिंग प्रोसेस है। क्या है स्टूडेंट्स? कैरामेलाइजेशन होता है ये गैर एंजाइमिक भूरापन प्रतिक्रिया है, ब्राउनिंग प्रोसेस है जिसमें शर्करा, मुख्यतः सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज को उच्च तापमान पर गर्म करके भूरे रंग का कारमेल और विशेष स्वाद उत्पन्न किया जाता है। यह प्रक्रिया बेकरी उत्पादों, मिठाइयों और डेजर्ट में प्रयुक्त होती है। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग होती है, ये दो प्रकार की होती है। एक तो अपन ने मेलाइडेट रिएक्शन पढ़ी थी और दूसरी होती है वो स्टूडेंट्स कैरामेलाइजेशन होता है। और कैरामेलाइजेशन में उच्च तापमान में अपन पदार्थों को भूरे रंग में परिवर्तित करते हैं। बेकरी वगैरह में इसका प्रयोग किया जाता है। अगला अपना अंतर है स्टूडेंट्स मोनोसेकेराइड एवं ओलिगोसेकेराइड। पिछले एक पेपर में अपन ने पढ़ा मोनोसेकेराइड और डाइसेकेराइड, यहाँ पर है ओलिगोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड सबसे सरल सेकेरा है जिसका और अपन हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते हैं। और ओलिगोसेकेराइड में 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां मिलकर बनी होती है। 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां होती है। ओलिगोसेकेराइड में कितनी इकाइयां होती है स्टूडेंट्स? 2 से 10 मोनोसेकेराइड इकाइयां होती है। रासायनिक फॉर्मूला की बात करें तो इसका तो C6H6O6 होता है मोनोसेकेराइड का। और ओलिगोसेकेराइड मोनोसेकेराइड की संख्या पर निर्भर करता है। एग्जाम्पल की बात करें तो मोनोसेकेराइड में ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज होता है। और अगर अपन इसकी बात करें
ओलिगोसैकेराइड में तो इसमें सुक्रोज के अंदर क्या होता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों होते हैं। फिर माल्टोज और लैक्टोज। स्वभाव की बात करें तो मीठा स्वाद होता है। मोनोसैकेराइड का स्वाद मीठा होता है, जल में घुलनशील होते हैं, जबकि ओलिगोसैकेराइड कुछ मीठे होते हैं और जल में आंशिक घुलनशील होते हैं। ये सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं। पाचन की बात करें तो मोनोसैकेराइड सीधे अवशोषित कर लिए जाते हैं, ओलिगोसैकेराइड पाचन के बाद में अवशोषित होते हैं। अगला अपना क्वेश्चन है स्टूडेंट्स की वसा में घुलनशील विटामिन और जल में घुलनशील विटामिन, फैट सोल्यूबल वर्सेस वाटर सोल्यूबल विटामिन। अगर अपन डेफिनेशन की बात करें स्टूडेंट्स तो वसा में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो वसा एवं तेल में घुलनशील होते हैं, और जल में घुलनशील विटामिन वे विटामिन होते हैं जो जल में आसानी से घुल जाते हैं। विटामिन वसा विटामिन विले अगर बात करें अपन मुख्य विटामिन कौन कौन से हैं वसा में मिलने, तो वसा के अंदर अपन को याद रखना है के ई डी ए। जहां पर वसा होगी, चिकनाहट होगी, फैट होगा, वहां पर कीड़ा जरूर आएगा। के ई डी ए विटामिन ए, डी, ई और के होते हैं, ये वसा वाले विटामिन होते हैं। और अपन को पानी में घुलनशील विटामिन की बात करें तो अपन को WBC याद रखना है। क्या याद रखना है स्टूडेंट्स? WBC याद रखना है। W यानी वाटर के अंदर विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी होते हैं, वो घुलनशील होते हैं। इनके अगर अपन भंडारण की बात करें तो जल वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं, इनको यकृत और वसा में ऊतकों में संग्रहित रहते हैं। वसा घुलनशील विटामिन होते हैं, ये विटामिन यकृत तथा वसा ऊतकों के अंदर क्या होते हैं स्टूडेंट? संग्रहित रहते हैं। जबकि जल घुलनशील विटामिन शरीर से संग्रहित नहीं होते हैं, ये मूत्र के साथ में बाहर निकल जाते हैं। अगर मैं बात करूं अति सेवन से, तो वसा विलेय विटामिन होते हैं, इनका अतिक सेवन से है वो विषाक्तता उत्पन्न होती है, जबकि जल विलेय विटामिन के अतिक सेवन से सामान्य हानिकारक नहीं होती है, क्योंकि इसका है वो जल के अंदर घुलकर मूत्र के द्वारा है वो बाहर उत्सर्जित हो जाती है। अगर वसा विलेय विटामिन के उदाहरणों की बात करें तो गाजर, दूध, बादाम और हरी सब्जियां होती है। जल विटामिन के स्रोतों की बात करें तो नींबू, अनाज, हरी सब्जियां होती है, वो जल घुलनशील विटामिन के स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, खाद्य विज्ञान और पोषण की नई प्रवृत्तियों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन अपना रिपीट है, आप इसका चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना रिपीट है। ये ग्रीन प्रोसेसिंग तकनीक है, सारी अपन ने देख ली है। बात करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला अपना क्वेश्चन है कि कम तापमान के उपयोग के द्वारा खाद्य उत्पादों के परिरक्षण का वर्णन कीजिए। प्रिजर्वेशन ऑफ फूड बाय लो टेम्परेचर। कम तापमान परिरक्षण की बात करूं मैं स्टूडेंट्स, तो लो टेम्परेचर प्रिजर्वेशन एक ऐसी तकनीक है जिसमें खाद्य उत्पादों को ठंडा या जमा कर लंबे समय तक सुरक्षित रखा जाता है। ये इस प्रक्रिया में सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को धीमा कर देती है और खाद्य पदार्थ होते हैं वो खराब नहीं होते हैं। मुख्य विधियों की बात करूं तो पहली विधि आती है इसमें रेफ्रिजरेशन। कौन सी आती है स्टूडेंट्स? रेफ्रिजरेशन आती है। रेफ्रिजरेशन में अपन खाद्य पदार्थों को 0 से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भंडारित करते हैं। इस तकनीक में ताजे फल, सब्जियां, दूध, अंडा और तैयार खाद्य उत्पादों को कई दिनों तक अपन कुछ दिनों तक ताजा रख सकते हैं। जैसे दूध को 4 डिग्री सेल्सियस पर 3 से 5 दिन तक संरक्षित रख सकते हैं। अगला है फ्रीजिंग। फ्रीजिंग होता है वो स्टूडेंट 0 डिग्री सेल्सियस से नीचे होता है। इसमें खाद्य पदार्थों का पानी होता है वो बर्फ में बदल जाता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि रुक जाती है। जैसे मांस, मछली, जमे हुए खाद्य, इनको है वो अपन -18 डिग्री सेल्सियस पर कई महीनों तक संरक्षित कर सकते हैं। उसके बाद में अगला अपना आता है क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। क्या है स्टूडेंट्स? क्रायोजेनिक फ्रीजिंग। इसमें अपन लिक्विड नाइट्रोजन का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे स्टूडेंट्स? द्रवित नाइट्रोजन या लिक्विड नाइट्रोजन का है वो प्रयोग करेंगे। लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस तापमान पर अपन प्रयोग करेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अति शीघ्र फ्रीजिंग की जाती है, जिसमें स्वाद, रंग और पोषण रहता है वो बना रहता है। कम तापमान के लाभ की बात करें तो पोषण संरक्षण रहता है, रंग और स्वाद की रक्षा रहती है, रोग जनकों की वृद्धि होती है वो स्टूडेंट्स रुक जाती है। अगला अपना छठा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? व्हाट इज कार्बोहाइड्रेट? इसका वर्गीकरण और मानव शरीर में
कार्य बताइए। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण और मानव शरीर में कार्य बतानी है। कार्बोहाइड्रेट की बात करें तो वे कार्बनिक यौगिक जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बने होते हैं। इसका सामान्य सूत्र होता है वो CnH2O होता है। यह शरीर की ऊर्जा का प्रमुख स्रोत होता है। कार्बोहाइड्रेट के वर्गीकरण की बात करें तो इसमें पहला वर्गीकरण आता है स्टूडेंट्स मोनोसैकेराइड। कौन सा आता है? मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड होती है सबसे सरल शर्करा होती है। क्या होती है? मोनोसैकेराइड सबसे सरल शर्करा होती है और यह अधिक अपघटित नहीं होती है, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज। फिर है डाइसैकेराइड। डाइसैकेराइड दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बनी होती है। सॉरी स्टूडेंट, डाइसैकेराइड होती है ये दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बनी होती है। जैसे सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज, ये दो मोनोसैकेराइड इकाइयों से मिलकर बनी है। फिर तीसरा है पॉलीसैकेराइड। अनेक मोनोसैकेराइड इकाइयां होती है वो जटिल शर्करा मिलकर बनती है, जैसे उदाहरण स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। एक होता है ओलिगोसैकेराइड। क्या होता है स्टूडेंट्स? ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड, अगर मैं ओलिगोसैकेराइड की बात करूं तो ओलिगोसैकेराइड के अंदर 2 से 10 मोनोसैकेराइड होती है। कितनी होती है स्टूडेंट्स? 2 से 10 मोनोसैकेराइड पाई जाती है। कार्यों की बात करें तो पहला है ऊर्जा का स्रोत। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के पाचन से लगभग 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन संरक्षण, शरीर ऊर्जा के लिए प्रोटीन का उपयोग नहीं करता है जब पर्याप्त कार्बोहाइड्रेट उपलब्ध हो। वसा का अपचयन, कार्बोहाइड्रेट वसा के ऑक्सीकरण में सहायक होता है। पाचन स्वास्थ्य, रेशा युक्त कार्बोहाइड्रेट होते हैं, फाइबर कार्बोहाइड्रेट होते हैं, यह आंतों की क्रियाशीलता को स्टूडेंट्स बढ़ाते हैं। फिर है मस्तिष्क के लिए ऊर्जा। मस्तिष्क के लिए ऊर्जा की मैं बात करूं स्टूडेंट्स तो यह मस्तिष्क को प्राथमिक ऊर्जा स्रोत के रूप में ग्लूकोज की आवश्यकता होती है। अब अपन बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अगला है व्यंजन सूची नियोजन से आप क्या समझते हैं? क्या स्टूडेंट्स व्यंजन सूची नियोजन से आप क्या समझते हैं? व्यंजन सूची नियोजन, अगर मैं बात करूं व्यंजन सूची नियोजन की कि व्यंजन सूची नियोजन से आप क्या समझते हैं और व्यंजन सूची नियोजन की प्रभावित करने वाले कारकों को अपन को बताना है। व्यंजन सूची नियोजन यानी मेन्यू प्लानिंग। तो ये मेन्यू प्लानिंग स्टूडेंट्स अपना है वो रिपीटेड क्वेश्चन है। क्या है? मेन्यू प्लानिंग अपना क्वेश्चन रिपीटेड है। यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और आप देख सकते हो। फिर है अगला, मानव में पोषण संबंधी विकारों के नाम लिखिए और फलों तथा सब्जियों में पाए जाने वाले विभिन्न पोषक तत्वों के स्रोत भी दीजिए। अगर मैं पोषण संबंधी विकार की बात करूं तो प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग होता है स्टूडेंट्स? प्रोटीन की कमी से क्वाशियोर रोग होता है। प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से मेरस्मस रोग होता है। ये स्टूडेंट्स विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। विटामिन सी या विटामिन सी की कमी से एस्कर्बिक एसिड होता है। विटामिन डी से रिकेट्स होता है। ये अपने पहले रिपीटेड क्वेश्चन में अपन ने देखा था। आयरन से कमी से एनीमिया होता है। आयोडीन की कमी से गेंगा रोग होता है। अब बात करते हैं अपन फल एवं सब्जियों के स्रोत। विटामिन ए की बात करूं तो विटामिन ए के स्रोत होते हैं वो होती है आम, पपीता, गाजर और पालक। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? विटामिन ए के स्रोत है आम, पपीता, गाजर और पालक। विटामिन सी की बात करें तो एस्कॉर्बिक विटामिन सी होता है। ये नींबू, आंवला, संतरा, अमरूद, टमाटर, मिर्च के अंदर अधिक पाया जाता है। फाइबर की बात करूं तो सेब, नाशपाती, फूल गोभी और ब्रोकली होती है, ये इनके अच्छे स्रोत है। पोटेशियम की बात करें स्टूडेंट्स तो पोटेशियम का केला और शकरकंद है वो अच्छा स्रोत है। शकरकंद, केला और स्वीट पोटेटो होता है, शकरकंद होता है, ये अच्छा स्रोत होता है। आइपोमिया बटाटास जिसको अपन बोलते हैं। फोलिक एसिड की बात करें तो संतरा और पालक बीन्स होते हैं, ये फोलिक एसिड का अच्छा स्रोत है, विटामिन B9 का। आयरन की बात करें तो अनार, पालक और मेथी होते हैं, ये अच्छा स्रोत होते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पाचुरीकरण क्या होता है और प्रसंस्कृत उत्पादों के खराब होने से इनकी कैसे बात करते हैं? पाचुरीकरण की बात करूं तो पाचुरीकरण प्रक्रिया में क्या होता है? यह एक ऐसी तापीय प्रक्रिया है जिसमें तरल खाद्य पदार्थ जैसे दूध, फलों का रस को एक निश्चित तापमान लगभग 63 डिग्री सेल्सियस से 72 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके
एक निश्चित समय लगभग 15 से 30 सेकंड तक रखा जाता है। फिर इसको त्वरित रूप से ठंडा किया जाता है। इसमें क्या होते हैं, हानिकारक सूक्ष्म जीव होते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं। ये भोजन के पौष्टिक तत्वों और स्वाद को सुरक्षित रखती है। अगर इसके प्रकार की पाचुरीकरण के प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार का होता है। पहला होता है LTLT, लो टेम्परेचर लॉन्ग टाइम। 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए अपन रखते हैं। कितना रखते हैं? 63 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट के लिए रखते हैं। दूसरा होता है HTST, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। इसमें अपन 72 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए रखते हैं। UHT, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, इसमें 135 डिग्री सेल्सियस 135 डिग्री सेल्सियस ताप पर अपन खाद्य पदार्थ को 2 से 5 सेकंड के लिए रखते हैं। खराब होने के कारण क्या है? सूक्ष्म जीव के कारण में बैक्टीरिया हो गया। यीस्ट की बात करें तो यीस्ट फलों के रस और जैम खमीर को नष्ट कर देते हैं। एंजाइमेटिक कारण हो सकते हैं, रासायनिक कारण हो सकते हैं, ऑक्सीकरण की प्रक्रिया हो जाएगी, मिलाल्ड रिएक्शन हो गए। भौतिक कारक में तापमान परिवर्तन की वजह से नमी की अधिकता या इससे हो सकता है। कार्य के अनुसार प्रोटीन का वर्गीकरण कीजिए। विस्तार से अपन को है कार्य के आधार पर प्रोटीन का वर्गीकरण करना है। प्रोटीन की बात करें स्टूडेंट्स तो प्रोटीन जैविक रूप से सक्रिय बहुलक होते हैं। क्या होते हैं स्टूडेंट्स? प्रोटीन होते हैं ये जैविक रूप से सक्रिय बहुलक होते हैं। एमिनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। प्रोटीन किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो अम्ल से वो मिलकर बने होते हैं। मानव शरीर में प्रोटीन कई प्रकार के जैविक तथा शारीरिक कार्यों में भाग लेते हैं। पहला है अपना संरचनात्मक प्रोटीन। यह शरीर के कोशिकाओं और ऊतकों के आकार को मजबूती प्रदान करती है। जैसे कोलेजन हो गया, संयोजी ऊतक में पाया जाता है। केराटिन हो गया, ये बाल, नाखून और त्वचा के घटक होते हैं। अगला है अपना स्टूडेंट्स एंजाइमिक प्रोटीन। एंजाइमिक प्रोटीन होते हैं ये जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। क्या करते हैं स्टूडेंट्स? एंजाइमिक प्रोटीन जैव रासायनिक अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं। जैसे एमाइलेज स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। एमाइलेज क्या करता है? स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है। पेप्सिन होता है, यह प्रोटीन के पाचन करता है। क्या करता है? पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ने का कार्य करता है। फिर सहवक प्रोटीन या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन, यह शरीर में पोषक तत्वों और गैसों के स्थानांतरित करता है। क्या करता है? पोषक तत्वों और गैसों का स्थानांतरित करता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के वहन को करता है, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करता है। एल्ब्यूमिन होता है स्टूडेंट्स, रक्त में दरों संतुलित बनाए रखता है। फिर है हार्मोनल प्रोटीन, यह शरीर की क्रियाओं को नियंत्रित करते हैं। जैसे इंसुलिन हार्मोन हो गया, रक्त के अंदर शर्करा को नियंत्रित करता है। ग्लूकोकॉन हो गया, ग्लूकोज की मात्रा को बढ़ाता है। फिर है प्रतिरक्षा प्रोटीन, इम्यूनोलॉजिकल प्रोटीन। प्रतिरक्षा प्रोटीन की बात करें तो शरीर को रोगों से बचाते हैं। जैसे एंटीबॉडी हो गया, रोग जनकों से लड़ने का कार्य करते हैं। स्टोरेज प्रोटीन की बात करें तो यह पोषक तत्वों को सुरक्षित रखते हैं। कैसिन प्रोटीन दूध में पाए जाने वाला भंडारण प्रोटीन होता है। फेरिटिन होता है, ये लोहा संग्रह, आयरन का क्या करता है स्टूडेंट? संग्रह करता है। अगला है अपना प्रकार संकुचन प्रोटीन। संकुचन प्रोटीन मांसपेशियों के संकुचन में सहायक होता है। जैसे एक्टिन और मायोसिन मांसपेशियों की क्रिया में क्या होते हैं स्टूडेंट? सहायक होते हैं। भोजन संवेदी गुण क्या होते हैं? इन विशेषताओं को विभिन्न इंद्रियों के माध्यम से महसूस करें। सेंसरी प्रॉपर्टीज ऑफ फूड की बात करें तो ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपना रिपीटेड है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ये अपन ने वो पिछले पेपर सॉल्यूशन में कर लिया है, रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना। इसका चाहो तो आप है वो स्क्रीनशॉट है वो ले सकते हो। ये हेडोनिक टेस्ट की बात करें तो ये पसंद के स्तर का पता लगाने के लिए करते हैं। हेडोनिक टेस्ट कौन सा टेस्ट स्टूडेंट्स? हेडोनिक टेस्ट होता है। हेडोनिक टेस्ट होता है, ये पसंद के स्तर का पता लगाने के लिए किया जाता है। और डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस होता है, ये विशेष गुणों की गहराई से जांच करता है। फिर अपन बात करते हैं नेक्स्ट पेज की, अपन पेपर सॉल्यूशन की। अब अपन बात करेंगे 2023-24 के पेपर सॉल्यूशन। कौन सा पेपर सॉल्यूशन स्टूडेंट्स? 2023-24 2023-24 के वो पेपर सॉल्यूशन की बात करने वाले। पहला है इसमें RDA और NPU। DNA एक पोषक तत्वों की दैनिक मात्रा होती है। RDA पोषक तत्वों की दैनिक मात्रा होती है। यह अधिकांश स्वस्थ व्यक्तियों की आवश्यकताओं को पूरा करती है। NPU यानी कि नेट प्रोटीन उपयोग, वह अनुपात होता है, ये बताता है कि शरीर के द्वारा ग्रहण किए गए प्रोटीन में से
कितना हिस्सा अपने शरीर में संरक्षित होकर विकास और मरम्मत के लिए उपयोगी होता है। एनपीयू क्या होता है स्टूडेंट्स? एनपीयू होता है वो नेट प्रोटीन उपयोग होता है। यह अनुपात यह बताता है कि एक शरीर के द्वारा ग्रहण किए गए प्रोटीन में से कितना हिस्सा शरीर के संरक्षित होकर उसके विकास और मरम्मत के लिए उपयोग में होता है। अगला है फ्लेवर और रंग। फ्लेवर का मतलब होता है स्वाद और गंध का सम्मिलित संवेदनात्मक अनुभव। फ्लेवर क्या होता है? अपन अलग अलग फ्लेवर की चॉकलेट वगैरह, चॉकलेटी फ्लेवर, बहुत सारे फ्लेवर होते हैं। ये क्या होते हैं? स्वाद और गंध का सम्मिलित संवेदनात्मक अनुभव करवाते हैं, वो करवाते हैं फ्लेवर। और रंग होता है स्टूडेंट्स, रंग खाद्य पदार्थों की दृश्य विशेषताओं को बताता है, जो उनके रूप और उपभोक्ता को आकर्षण करने को प्रभावित करता है। अगला है परासरण या ऑस्मोसिस। परासरण या ऑस्मोसिस की बात करूं स्टूडेंट्स में, तो परासरण वह प्रक्रिया है जिसमें पानी के अणु अर्ध परिवहन झिल्ली के माध्यम से कम घुलित पदार्थ की ओर सांद्रता वाले क्षेत्रों में वो अधिक सांद्रता वाले क्षेत्रों की ओर गतिशील होती है। ऑस्मोसिस या परासरण की बात करें तो इसमें पानी होता है वो अर्ध परिवाहक झिल्ली के द्वारा, किसके द्वारा? झिल्ली स्टूडेंट्स, अर्ध परिवाहक या परासरण झिल्ली, परासरण झिल्ली के द्वारा कम घुलित पदार्थ की सांद्रता वाले क्षेत्र से अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर वो गतिशील होता है। अगला है बायोएक्टिव। बायोएक्टिव की बात करें स्टूडेंट्स अपन की, बायोएक्टिव क्या होता है? तो बायोएक्टिव वे प्राकृतिक यौगिक होते हैं, बायोएक्टिव वे प्राकृतिक यौगिक होते हैं जो खाद्य पदार्थों में पाए जाते हैं और शरीर पर है वो बुनियादी पोषण से अधिक प्रभाव डालते हैं, और इनको अक्सर है अपन स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा मिलता है। अगला है कुपोषण। ये है क्वेश्चन अपने स्टूडेंट्स रिपीट हो चुका है। पाचुरीकरण और स्टेरिलाइजेशन की प्रक्रिया में अंतर, ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना रिपीटेड क्वेश्चन है। ड्राइंग और निर्जलीकरण, ड्राइंग और डिहाइड्रेशन, ये क्वेश्चन अपने वैसे रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसी को अपन देख लेते हैं। इसके शुष्क खाद्य पदार्थों में नमी को प्राकृतिक या कृत्रिम विधियों से निकालते हैं। निर्जलीकरण विधि के अंदर अपन है एक विशेष प्रकार का है जिसमें लगभग सभी नमी को है वो हटा दी जाती है। ड्राइंग नमी को कम किया जाता है, ड्राइंग में नमी को कम करते हैं और पूरी तरह से हटाना जरूरी नहीं होता है, लेकिन डिहाइड्रेशन में नमी को बहुत कम कर दिया जाता है। अनाज, प्याज, अनाज, फल, सब्जियां, इनको धूप में सुखाना। कॉफी का क्रीम, कॉफी का फ्रीज ड्राइंग, दूध पाउडर, स्प्रे ड्राइंग, ये होते हैं स्टूडेंट सुखाना। अगला है संतुलित आहार क्या है? और दिन के लिए मेरी थाली की अवधारणा का उपयोग करते हुए चर्चा करें। संतुलित आहार की बात करें तो ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व उपलब्ध है, और दिन के लिए मेरी थाली की अवधारणा है वो संतुलित आहार को समझने में वो मदद करती है। मेरी थाली के अनुसार आधा भाग फल और सब्जियों का होना चाहिए। क्या स्टूडेंट्स? आधा भाग फल और सब्जियों का होना चाहिए। विटामिन, खनिज और फाइबर है वो प्रदान करते हैं। बाकी बचा हुआ 1/4 भाग प्रोटीन होना चाहिए, जैसे उसमें मांस, दाल, मेवे वगैरह होने चाहिए। स्वरूप वसा की थोड़ी मात्रा और पर्याप्त मात्रा में पानी होना चाहिए। अगला है क्वेश्चन स्टूडेंट्स, भोजन के खराब होने के विभिन्न कारणों का विस्तार से वर्णन कीजिए। तो कारण है, पहला है सूक्ष्म जीवों द्वारा भोजन का खराब होना, फिर एंजाइमेटिक प्रोसेस के द्वारा भोजन का खराब होना, भौतिक क्षति या फिजिकल डैमेज के द्वारा भोजन का खराब होना, रासायनिक परिवर्तन से भोजन का खराब होना। ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स अपना रिपीटेड क्वेश्चन है। कीट संक्रमण के दौरान भोजन खराब हो जाता है, या फिर भंडारण में वो कुछ कमियों की वजह से भोजन है अपना स्टूडेंट्स खराब हो जाता है। अगला क्वेश्चन है किन्हीं दो किण्वित भोजन के उत्पाद की प्रक्रिया को समझाइए। अगर मैं बात करूं दही उत्पादित प्रक्रिया की, दही उत्पादित प्रक्रिया होती है, दही होता है एक स्टूडेंट किण्वित दूध का उत्पाद होता है। यह लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के किण्वन के द्वारा वो प्राप्त होता है। दूध को अपन गर्म करके ठंडा करेंगे, फिर उनको है वो इंक्यूबेशन पीरियड तक रखेंगे, उससे वो दूध का निर्माण होगा, उससे क्या होगा? दही का निर्माण हो जाएगा। फिर है उसके अंदर चरण की बात करें तो सबसे पहले दूध को अपन गर्म करते हैं, फिर अपन दूध को ठंडा करते हैं,
फिर अपन दूध को है वो कमरे के तापमान लगभग 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक है वो स्टूडेंट्स रखते हैं। फिर उसके अंदर अपन जामन मिलाते हैं। जामन के बाद में अपन है दूध की इंक्यूबेशन पीरियड होती है, उसके बाद में दूध है वो दही में जम जाता है। इंक्यूबेशन की बात करें, जामन होता है, इसको इंक्यूबेशन बोलते हैं, इंक्यूबेशन या जामन। 40 से 45 डिग्री सेल्सियस पर 4 से 6 सामान्यतः अपन कमरे का तापमान पर रखते हैं, 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर रखा जाता है इसको। उसके बाद में अगला है अचार उत्पादन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला कौन सा है, किण्वित पदार्थ अचार है। इसके उत्पादन की प्रक्रिया की बात करें स्टूडेंट्स, तो अचार में अपन क्या करते हैं स्टूडेंट्स, अचार एक किण्वित उत्पाद होता है जिसमें सब्जियों या फल मसालों को नमक के साथ में प्राकृतिक किण्वन के द्वारा तैयार करते हैं। सबसे पहले सब्जी और फलों का चयन करेंगे, धोएंगे, उनको काटेंगे, उनके अंदर साल्टिंग करेंगे, फिर फिक्सिंग विथ स्पाइनेस फर्मेंटेशन करेंगे और उनको वो पैकिंग कर देंगे। ये हो गया स्टूडेंट्स अचार का निर्माण की प्रक्रिया। अगला है मानव शरीर में खनिजों की क्या भूमिका है और मानव शरीर के लिए आयरन और कैल्शियम के महत्व पर चर्चा करें। तो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है अपना रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको आप है वो अपन ने पिछले पेपर में कर लिया है। फिर है कार्बोहाइड्रेट के कार्य और इसके 8 स्रोतों का विस्तार से वर्णन कीजिए। कार्बोहाइड्रेट के कार्य भी अपन ने वो पढ़ ली है स्टूडेंट्स, और इसके 8 स्रोतों की बात करूं मैं अगर, तो इसके स्रोत में है, पहला है अनाज और दालें, फल, सब्जियां, और इसके अंदर ये शुगर हो गया, स्वीट हो गया, ये होते हैं कार्बोहाइड्रेट के स्रोत। विटामिन को परिभाषित कीजिए और विटामिन डी की दैनिक आवश्यकताओं को अपन को कमी की अभिव्यक्ति करनी है। विटामिन ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो सामान्यतः उपापचय विकास और स्वास्थ्य को संरक्षण के लिए बहुत कम मात्रा में वो आवश्यक होते हैं। इन्हें शरीर में पर्याप्त मात्रा में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, इसलिए इनको है वो आहार से प्राप्त करना पड़ता है। विटामिन डी की बात करूं तो विटामिन डी शिशु के अंदर 0 से 12 महीनों के अंदर है वो 400 IU का विटामिन पाया जाता है। विटामिन डी के स्रोतों की बात करें तो सनलाइट हो गया, फिर डाइटरी सर्व हो गए जैसे वसा युक्त मछली, अंडे, जर्दी, ये हो गए। अब बात करते हैं विटामिन डी के लक्षणों की। किसकी बात करें स्टूडेंट्स, विटामिन डी के लक्षणों की बात करें तो इसमें रोग होता है, रिकेट्स हो जाता है, ऑस्टियोमलेशिया रोग होता है, हाइपोकैल्सीमिया है रोग होते हैं, हड्डियों से रिलेटेड रोग होते हैं। अगला है खाद्य प्रसंस्करण और संरक्षण के सिद्धांतों तरीकों को सूचीबद्ध कीजिए। तो खाद्य प्रसंस्करण की अपन ने वो पढ़ लिया है, इसमें नमी को कम करते हैं, तापमान नियंत्रित करते हैं, एंजाइम की क्रियाशीलता को है वो नियंत्रित करते हैं, रासायनिक संरक्षक का है उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स अपना कि भोजन क्या है। स्कूली बच्चों के लिए भोजन योजना के विचार किए जाने वाले बिंदुओं पर चर्चा करें और स्कूल जाने वाले बच्चों पे मोटापे का कारण बताइए। भोजन की बात करें तो भोजन योजना एक प्रक्रिया है जिसमें किसी निश्चित समय अवधि के लिए प्रत्येक भोजन में क्या खाद्य पदार्थ और पेय पदार्थ ग्रहण किए जाए ये तय किया जाता है ताकि पोषण संबंधी आवश्यकताएं और व्यक्तिगत पसंद है उसको पूरी कर सकें। तो ये अपन ने वो स्टूडेंट्स लगभग पिछले 4 से 5 साल के वो पेपर सॉल्यूशन किया है। मुझे आशा है कि आज की क्लास है वो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहने वाली है। अगर आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो अभी आप क्लास को है वो शेयर कर दीजिए। आपको क्लास कैसे लगी, कुछ अगर आपको कमियां लगी है तो वो भी है वो आप हमें बताइए, और कोई चीज़ आपको अगर समझ में नहीं आई है तो भी आप हमें बताइए। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।